9 और 9C के अलावा जिंदगी ये भी है, और ये साथ में सकता है 9-9C को भी कवर कर लें, कुछ हद तक वो भी कवर कर लें। तो यस जी, बस रिक्वेस्ट आपसे ये है कि हमारी जो इजी लैंग्वेज के अंदर आप हम सबको जो 40th काउंसिल के जो डिसीजंस थे, जो फाइंडिंग्स थी, वो बताएं, और साथ में कुछ और लगे आपको प्रोफेशनल्स के लिए कुछ और जरूरी है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। नाउ वी वेलकम एंड इनवाइट टू सी यस ढड्डा जी फॉर डिलीवरिंग हिज एड्रेस। यस जी। Thank you so much, Dinesh ji. Respected all the members, all the management committee members of the 3 branches, और बाकी सब लोग जो यहाँ पर हैं. First of all, I would like to thank the branches and obviously especially to Dinesh ji for organizing this and obviously giving me opportunity to be a part of it. ये मैंने हमेशा नोट करा है, whenever he invites on a platform and जब भी मैं जाता हूँ तो लोग आगे बढ़ के दिनेश जी को ऑफिशियली अनऑफिशियली ये चीज बोलते हैं कि ये वीसीएम में आके हमें दे लाइक कमिंग हियर एंड दे इसकी रिपीटेशन वैल्यू बहुत ज्यादा है. सो कंग्रेचुलेशंस टू यू सर एंड कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द ब्रांचेस आल्सो फॉर बेसिकली टेकिंग दिस इनिशिएटिव. ओके, हम थोड़ा सा लेट है, बट जैसा दिनेश जी ने कहा मैं बिल्कुल 100% अग्री करता हूँ उससे कि जब कोई चीज नई होती है तो ग्लिचेस रहते हैं. और इनफैक्ट मैं भी हमेशा मेरी पहली स्लाइड में कहता हूँ कि आप जो देखते हैं मेरी पीपीटी के अंदर ये लोडिंग करके, that's not a problem of the presentation, but that's a state of the law which we have in India. इनफैक्ट आप जो अभी आधे घंटे में हुआ उसको आप जीएसटी के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, पीपल वुड से कि मेरे यहाँ पे पोर्टल चल रहा है, somebody वुड से मेरे यहाँ पोर्टल नहीं चल रहा है. तो जब पूरे भारत देश के अंदर जब हमें कानून को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, and all of us have gone through it, but still we have taken that very patiently, and now we know that this law is moving towards automation. वो एक automation की तरफ आगे बढ़ रहा है. And same is in the same context, our institute has also basically taken this initiative. और मुझे पता नहीं था ये सब चीजें until last evening. मुझे जब अलवर ब्रांच के ऑफिशियल की तरफ से बार बार ये आया कि सर आपको 4 क्वेश्चन देने मैंडेटरी हैं, अदरवाइज हम प्रोग्राम को होस्ट नहीं कर सकते. वो मेरे को लगा वो ऐसे ही मांग रहे क्वेश्चन. उन्होंने बोला नहीं, वो प्रोग्राम नहीं होस्ट हो सकता जब तक आप क्वेश्चन नहीं देंगे. और अभी जब दिनेश जी ने एक्सप्लेन करा कि सिर्फ यहाँ पर जूम लॉगिन करने से we don't get those CP credit hours. So this is better than what people do in the physical programs, because you have to sit here, you have to listen, and then you have to give the feedback also. फीडबैक है तो ऑब्वियसली मेरे ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे ऊपर भी एक आई एम ऑल्सो अवेयर एंड कॉन्शियस ऑफ. सो दैट मींस दिस इज वेरी नाइस. एक चीज और सर, एक चीज बता दूं आपको सर. जी सर. शायद कोई भी अवेयर नहीं है इससे अब तक. तो हाँ, जो इंस्टीट्यूट ने नए नोट्स भेजे हैं सीएजी एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसमें एटलीस्ट 10 पार्टनर्स के सीपी कंप्लीट होना कंपलसरी कर दिया है. ओके. अगर वो नहीं होंगे तो वो फर्म सीएजी के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे. ओके. ये किसी को नहीं मालूम अब तक, ये फर्स्ट टाइम बता रहा हूं मैं आपको. ओके. तो अगर हम दोनों चीजें साथ में देखें जो दिनेश जी बोल रहे हैं, और जो इनफैक्ट जिस तरीके से इंस्टीट्यूट का स्ट्रक्चर भी तो हमें समझ में आता है. इंस्टीट्यूट इज जस्ट नॉट सेइंग कि आपको क्वांटिटी पूरी करनी है, बट इंस्टीट्यूट इज आल्सो सेइंग क्वांटिटी को क्वालिटी के साथ पूरा करना है. और जो अभी का टॉपिक है हमारा, जिसमें बेसिकली 2 चीजें हैं. एक व्हाट हैज हैपेंड इन द लास्ट काउंसिल मीटिंग, एंड इंटरेस्टिंगली मतलब अभी सेशन शुरू होने के कुछ 3 घंटा पहले ही जो भी काउंसिल के डिसीजंस थे उसके रिस्पेक्ट में जो जीएसटी रूल्स के अंदर अमेंडमेंट होने थे, वो अमेंडमेंट्स दे हैव कम. द चेंजेस इन द रूल्स हैव बीन नोटिफाइड, द नोटिफिकेशन हैज कम. सो मैंने कोशिश करी है कि उन रूल्स के परिप्रेक्ष्य में, पहले आई वाज ओनली टेकिंग अप कि क्या क्या काउंसिल की मीटिंग के जो मिनट्स थे उनमें क्या था और उससे हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, या बेसिकली व्हाट आर दोस थिंग्स व्हिच वी हैव टू टेक केयर ऑफ. बट नाउ I will try and just not restrict myself to that, but I will also try and consider what has been mentioned in the rules. So please pardon me if in respect of rules I miss out something, but that's only because we had a very limited time. I'm sure हम जितना और पढ़ेंगे उतना we'll be able to understand and get it. And the second part of the topic, depending upon हमारे पास में कितना time available है, कि जो काउंसिल के मिनट्स हैं और उसका जो implication है going forward which is there, उसके अलावा कुछ जजमेंट्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जीएसटी के कॉन्टेक्स्ट में, प्लस कुछ जो कंट्रोवर्सीज हैं, वी विल टच अपॉन दैट.
हम उन दो तरीके के जो व्यूज पॉसिबल है उन व्यूज पर डिस्कशन करेंगे, सो दैट ऑल ऑफ अस जो हम इन चीजों को फेस कर रहे हैं, हम हमारा एक थॉट प्रोसेस क्रिएट कर सके, सो दैट वी आर बेटर इक्विप्ड जब हम कोई कंप्लायंस कर रहे हैं या हम डिपार्टमेंट के सामने अपेयर हो रहे हैं। ओके, first change, and it's a very important, relevant, and I would say again, अगर आप चीजों को साथ में पीसेस को पिक करें, एंड दिस आई ऑलवेज से कि जितने भी जीएसटी काउंसिल व्हाट एवर चेंजेस काउंसिल डज, आप इसको जिक्सॉ पजल के ब्लॉक्स की तरह अगर अलग अलग देख के, इफ यू ट्राई एंड लुक एट द लार्जर पिक्चर एंड यू डू नॉट फोकस ओनली ऑन द चेंज विच वी आर टॉकिंग अबाउट, बट इसके साथ अगर आप और चीजों को साथ में लेके चलते हैं, you realize that this law is basically moving towards automation. और ऑटोमेशन का सबसे बड़ा फायदा एटलीस्ट ये है कि जो कंप्लाई करने वाले लोग हैं उनके पास एक सर्टेनिटी है। सर्टेनिटी किसी भी साइड हो सकती है, मतलब पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड। आई एम नॉट सेइंग दैट इट वुड ऑलवेज बी ऑन द पॉजिटिव साइड, पर एटलीस्ट देयर विल नॉट बी अ डिलेमा, कंफ्यूजन नहीं होगा। इफ गवर्नमेंट वांट्स समथिंग, दे विल डू दैट, they will ensure they do it on the portal also, and if you do not agree with it, अगर आप उससे agree नहीं करते हैं, the option which is left with you is basically to go and challenge that in the court. Otherwise you have to live with it. There is no such possibility, at least the work is towards that direction, कि possibility नहीं है कि मैं एक तरीके से compliance करूं, दिनेश जी किसी दूसरे तरीके से compliance करें, अमित जी किसी तीसरे तरीके से compliance करें, all of us at least are moving in same direction. Now, इसी परिप्रेक्ष्य में लास्ट ईयर फाइनेंस एक्ट 2022 के अंदर सेक्शन 41 को चेंज करा गया था। सेक्शन 41 बेसिकली हमको ये बताता है कि हम क्रेडिट अवेल बेसिकली कैसे करते हैं। ये नोटिफाई हुआ अक्टूबर 2022 से। सेक्शन 41 जिसका अमेंडमेंट फाइनेंस बिल 2022 में आया, इट कन्वर्टेड इनटू अ फाइनेंस एक्ट। उसके बाद जो सेक्शन नोटिफाई हुआ वो हुआ 1 अक्टूबर 2022 से, और अब काउंसिल ने कॉन्शियस कॉल लेके उस सेक्शन 41 का जो चेंज है उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए दे हैव नाउ ब्रॉट इन अ न्यू रूल व्हिच इज कॉल्ड एज रूल 37A। 41 जो अमेंडेड सेक्शन है उसमें ये था कि अगर इफ आई एम टेकिंग एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो जो इतनी भी कंडीशंस है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के वो सब सेटिस्फाई करने के बाद भी एक और चीज है which I have to take care of, that my supplier is paying tax to the government. Then the section said after amendment, if my supplier is not paying tax or he is not basically filing his return through which we pay the tax, then in that case मैंने जितना भी input tax credit लिया है मुझे reverse करने की जरूरत है along with interest, और जिस दिन supplier tax pay कर देगा या अपना return file कर देगा, in that case I can re-avail that credit. So ये सेक्शन 41 में एडिशनल बात लिखी हुई थी, जो हम सेक्शन 16 में 5 कंडीशंस या 6 कंडीशंस की बात करते हैं, उसके अलावा दिस वाज एन एडिशनल मेथोडोलॉजी व्हिच वाज इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 41। अभी तक उसका रूल नहीं था। Now the council has agreed to it and now they have brought in a rule, and in fact वो रूल आज नोटिफाई भी हो गया। अब रूल ये कहता है कि मान लीजिए मैंने कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया जिसका मेरे पास में इनवॉइस है, मुझे गुड्स या सर्विस रिसीव हो गया, वो क्रेडिट मेरे जीएसटीआर 2B में दिख रहा है, और वो क्रेडिट रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में नहीं है, वो अवेलेबल कैटेगरी में 2B में दिख रहा है, और मैंने मेरा जीएसटीआर 3B फाइल कर दिया। सो आई हैव चेक्ड ऑल द बॉक्सेस जो सेक्शन 16(2) में कंडीशंस के लिखे हुए हैं। बट मान लीजिए मेरे सप्लायर ने सिर्फ 1 फाइल करा और 3B फाइल नहीं करा, देन इन दैट केस मेरे को वो आईटीसी रिवर्स तो करनी है, बट मुझे वो रिवर्स तभी करनी है अगर मेरा सप्लायर साल खत्म होने के 6 महीने तक, मतलब 30 सितंबर तक अगर वो अपना जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करता है, देन इन दैट केस मुझे जो आईटीसी रिवर्स करनी है वो मुझे 30 नवंबर, मतलब साल खत्म होने से लेके जो अगला 30 नवंबर है तब तक मुझे वो आईटीसी रिवर्स करनी है मेरी जीएसटीआर 3B के अंदर। और अगर मैं वो आईटीसी रिवर्स नहीं करता हूं 30 नवंबर तक, देन आई एम रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट एज एप्लीकेबल अंडर सेक्शन 50। और अगर वो सप्लायर सितंबर के बाद अपना 3B फाइल कर देता है, then in that case I can reclaim that particular credit जो मैंने रिवर्स करी थी because of this rule 37A. Meaning thereby now we have a mechanism from 1st October 2022 पहले हमारे पास अब एक सेक्शन आ गया, सेक्शन 41, जो ये कहता है कि आप जो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हैं वो ले लीजिए,
लेते टाइम आपको देखने की जरूरत नहीं है कि आपके सप्लायर ने 3B फाइल करा या नहीं करा, मतलब इट इज नॉट ए प्री कंडीशन। बट अगर सप्लायर ने साल खत्म होने के 6 महीने तक 3B फाइल नहीं करा है, इन दैट केस देन आई हैव टू रिवर्स। और 3B फाइल नहीं करा है, या मान लीजिए वो टैक्स वो पे नहीं करा जो उसने GSTR 1 में डिक्लेयर करा है, जो मेरी 2B में दिख रहा है, देन इन दैट केस आई हैव टू रिवर्स माई क्रेडिट। बट मुझे सितंबर के रिटर्न तक क्रेडिट रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। मैं नवंबर तक जो भी रिटर्न फाइल कर रहा हूँ उसमें मुझे वो IT से रिवर्स करना है। अगर मैं नवंबर तक कर देता हूं तो गवर्नमेंट मुझसे इंटरेस्ट नहीं मांग रही है। बट अगर मैं नवंबर की बात करता हूं, देन इन दैट केस मुझे वो इंटरेस्ट पे करने की जरूरत है। Now, interestingly, इंटरेस्ट कब से लगेगा, दैट इन इटसेल्फ व्हेन यू रीड दिस रूल 37A, तो वो कहता है इट शैल बी पेएबल बाय द सेट पर्सन अलॉन्ग विद इंटरेस्ट देयर ऑन अंडर सेक्शन 50। Now, this will be from the date of taking credit or from 30th of November. Probably the manner in which the rule is written, it is not clear. One can take a view कि नवंबर के बाद जो पीरियड है सिर्फ उसके ऊपर इंटरेस्ट लाइबिलिटी आएगी। This is going forward. This is from this 26th of December 2022. In fact, 27th of December 2022. Now, the most important question this is कि अभी तक हमने जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, प्लस पुराने पीरियड्स जिन सब के हम सब के पास में नोटिस है, जहां पर डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि क्रेडिट आपके GSTR 2A में नहीं दिख रहा, या हम सब अभी एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हैं जिसमें हमको पता चल रहा है कि टेबल 8D जहां पे 2A से रिकंसिलेशन होता है और 8D के अंदर डिफरेंस आ रहा है, तो वहां पर डिपार्टमेंट पुराने पीरियड्स के हमें शो कॉज नोटिस देके ये बोल रहा है कि इसका मतलब ये है कि सप्लायर ने टैक्स पे नहीं करा गवर्नमेंट को, एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू रिवर्स द क्रेडिट। Whether this rule 37A will be applicable for the prior period also, और क्या उसके ऊपर इसका implication आता है। And there I think we have a very strong case now to argue and take it before the department or basically government to say कि 27th December 2022 से पहले जितने भी केसेस है जहां पर आप मुझे ये कह रहे हैं that I have to reverse the credit because supplier has not paid the tax or not filed GSTR 3B. माइंड यू, मैं GSTR 1 की फाइल बात नहीं कर रहा हूं सप्लायर की, मैं 3B की बात कर रहा हूं जहां उसने 3B नहीं फाइल करा है। There I will say because there was no manner given in the law, कानून के अंदर कोई तरीका नहीं बताया गया था कि मुझे वो इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स कैसे करना है, until this rule 37A was brought in. Because of that no manner available, I am unable to reverse that particular input tax credit. And जो मैं ये बात बोल रहा हूँ मैनर वाली, इसके ऊपर there are lot of Supreme Court judgments which says कि कानून का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, and there is a famous judgment of Municipal Council of 1965 जो कहते हैं कि कोई भी टैक्स का कलेक्शन अगर किया जा रहा है तो उसका संविधान के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो कलेक्शन है, इट हैज टू बी थ्रू द प्रॉपर प्रोसीजर। और अगर कानून में उसके प्रोसीजर के बारे में नहीं बताया गया है या वो प्रोसीजर इंप्लीमेंटेबल नहीं है, देन दैट मीन्स अगर कोई टैक्स की रिकवरी करने की बात करी जाती है जिसका प्रोसीजर नहीं प्रिस्क्राइब्ड है, उन सब केसेस के अंदर दैट रिकवरी कैन नॉट बी मेड। एंड दैट इज व्हाई ऑल ऑफ अस हैव अ वेरी गुड केस टू से कि जब तक ये रूल 37A नहीं था पुराने पीरियड के लिए, हम सबको इनपुट टैक्स क्रेडिट इसलिए रिवर्स करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सप्लायर ने GSTR 3B नहीं फाइल किया है। However, ये आने के बाद now we can't take that plea that because my supplier has not paid the tax और मुझे वो पता करने का तरीका नहीं था, या पता करने का तरीका तो था बट मुझे रिवर्सल के बारे में पता नहीं था, रिवर्सल कैसे करना है, या कानून में इसके बारे में नहीं लिखा गया था, वो सब कंफ्यूजन्स को या उन सब आर्ग्यूमेंट्स को गवर्नमेंट हैज नाउ पुट टू अ रेस्ट। Council has in fact also now agreed to it, and now they have brought in a mechanism along with the timelines, along with the dates, along with the manner in which this interest is required to be paid. So this is a very important change. One question will come, क्या ये जो रिवर्सल है, ये जितना भी क्रेडिट हम 1 अक्टूबर 2022 के बाद ले रहे हैं उस पर एप्लीकेबल होगा? In my understanding, the answer is yes. 1 अक्टूबर 22 जब से provisions of section 41 have been brought into effect, उसके रिस्पेक्ट में जितना भी क्रेडिट है उसके ऊपर ये रूल 37A जरूर लगेगा, बिकॉज
सेक्शन 41 जो अमेंडेड है वो 30 नवंबर 2022 तक नहीं था, तो जितना भी क्रेडिट हमने ले रखा है जो 3B में नहीं दिख रहा उसके पहले, वहां सब केसेस में हम सब के पास में एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है ये कहने के लिए दैट आईटीसी इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिवर्स्ड. So this is one very important takeaway from this change which has been brought in. Along with now we have this rule 37A जिसके बारे में हमें पता होना जरूरी है. Next change. So now अभी तक आपने देखा ये recipient के रिस्पेक्ट में 37A था. Now come to the supplier side. और सप्लायर साइड के अंदर हम सब जानते हैं कि अभी लास्ट मंथ ओनली देयर हैज बीन एन अमेंडमेंट जहां पे अभी सीक्वेंशियल फाइलिंग ऑफ 1 और जीएसटीआर 3B मैंडेटरी कर दिया गया है पोर्टल के ऊपर. सो अगर मैंने पिछले महीने का जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करा है तो मैं अगले महीने का जीएसटीआर 1 नहीं फाइल कर सकता, और अगले महीने का जब तक मैं 1 नहीं फाइल करूंगा तो मैं उसके अगले महीने का 3B नहीं फाइल कर सकता. सो द चेन वर्क्स लाइक दिस. नाउ ये भी वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि फाइनेंस एक्ट 2021 में क्या हुआ था, दैट सेक्शन 75 सबसेक्शन 12 के अंदर एक एक्सप्लेनेशन जोड़ा गया था. जो एक्सप्लेनेशन इस बारे के अंदर बात करता था कि अगर मान लीजिए मेरी कोई सेल्फ असेस टैक्स लाइबिलिटी है और मैंने उसको पे नहीं करा है तो गवर्नमेंट उसको डायरेक्टली रिकवर कर सकती है. गवर्नमेंट को उसको मुझे नोटिस देने की जरूरत नहीं है. और उस एक्सप्लेनेशन में ये कहा गया था कि जितना टैक्स मैं जीएसटीआर 1 में डिक्लेयर कर रहा हूँ और वो टैक्स अगर मेरी जीएसटीआर 3B में नहीं है तो उसको सेल्फ असेस टैक्स की कैटेगरी में माना जाएगा, और उस टैक्स के रिस्पेक्ट में मेरे को जितना भी रिकवरी है जो गवर्नमेंट मेरे से करना चाहती है उसके लिए उन्हें कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है, कोई शो कॉज नोटिस दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव एज पर द प्रोविजंस ऑफ द लॉ. उसके बावजूद सरकार एक एसओपी लेके आई जनवरी 2022 में, जहां सरकार ने बोला कि रिकवरी करने से पहले हम एक बार एसएससी को पूछेंगे कि आपके 1-3B में गैप आ रहा है, अगर आप उसको एक्सप्लेन करना चाहें तो कर दे, और आपके एक्सप्लेनेशन को अगर हम सेटिस्फैक्टरी मानते हैं तो हम आपसे रिकवरी नहीं करेंगे, अदरवाइज विल गो अहेड एंड मेक द रिकवरी. बट माइंड यू दैट विल नॉट बी अ शो कॉज नोटिस, इट विल जस्ट बी अ नोटिस एज पर द बोर्ड. ऐसा कोई एसओपी स्टेट के लिए नहीं आया या स्टेट की तरफ से नहीं आया, ये एसओपी सीबीआईसी की तरफ से आया, व्हिच इज बेसिकली मैंडेटरी ऑन द सेंट्रल टैक्स ऑफिसर्स ओनली. नाउ वी हैव वन मोर रूल 88B. और 88B अब ये बोलता है कि वो जो प्रोविजंस थे वो प्रोविजन एज ऑन डेट है रिकवरी वाले, सेक्शन 75-12 एसओपी देना और वो सब चीजें. But now one important thing that needs to be taken care by all those people जिन्होंने 1 फाइल कर रखा है या और 3B फाइल किया है और उसमें अगर मिसमैच है, तो अगर सब्सिक्वेंट जीएसटीआर 1 फाइल करने से पहले उनको डिपार्टमेंट एक रूल 88B के अंदर एक नोटिस दे सकता है which will be called as DRC 1B. DRC 1A को हम सब जानते हैं, दैट इज अ प्री शो कॉज नोटिस. अगर डिपार्टमेंट मुझे कोई शो कॉज नोटिस सेक्शन 73-74 में देना चाहता है तो उसके पहले इफ दे वांट टू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी फॉर कंसल्टेशन तो मुझे DRC 1A दे सकते हैं. नाउ रूल 88B इंसर्ट किया गया है on the basis of recommendation which came from the last GST council meeting, and there they have said is अकॉर्डिंग टू 88B अगर मेरी पिछली जीएसटीआर 1 और 3B के अंदर मिसमैच है तो पहले मुझे DRC 1B के रिस्पेक्ट में जवाब देना पड़ेगा कि वो मिसमैच क्यों है. Either I have to pay the tax in my DRC 03 along with applicable interest. If not, then in that case I have to give a reply, and only when I reply to it तभी मैं अगले महीने का DRC 01 फाइल अगले महीने का GSTR 1 फाइल कर सकता हूँ. Now this also becomes very important because ये एक तरीके से गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू से कि आपको जो भी रिटर्न फाइल करना आप रिटर्न फाइल करिए, हम रिटर्न फाइल करने से रोकेंगे नहीं. ऐसा नहीं है कि आपके रिप्लाई के बेसिस पे पहले हम तय करेंगे कि आप अगला रिटर्न फाइल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बट बिफोर फाइलिंग द रिटर्न इट बिकम्स अ प्री रिक्विजिट कि आप पुराने महीने के डिफरेंस को एक्सप्लेन करते हुए चलें. यू एक्सप्लेन इट इन योर नेक्स्ट GSTR 1 or before filing of the GSTR 1. And only when you are able to explain that, then only you'll be able to file that particular return. So that means what again government is trying to do, वो ये कह रहे हैं कि आपका ये जो आप आउटवर्ड का रिकंसिलेशन करते हैं ना 1 और 3B का ऑन ए ईयरली बेसिस, और जो हम सब लोग अभी GSTR 9 और 9C की कंप्लायंस में कर रहे हैं, वो रिकंसिलेशन अब आप मंथली बेसिस के ऊपर करिए. डोंट लीव इट फॉर द ईयर एंड.
don't, and in fact this will help us where department suddenly tomorrow says कि आपके एक particular month की return में difference था, हम recovery करना चाहते हैं, and suddenly I'm taken aback by the shock where I say मुझे नहीं पता कि क्यों difference था. So now I will be able to explain it to the department in the next month only, and on the basis of that explanation मुझे खुद को पता चल जाएगा कि मुझे वो tax pay करने की जरूरत है या नहीं है. The interesting thing would be to see कि हमारे रिप्लाई के बेसिस पे अगर डिपार्टमेंट हमारे रिप्लाई से सेटिस्फाइड नहीं है, सो व्हाट ऑप्शन दे आर गोइंग, व्हाट एक्शन दे आर गोइंग टू टेक, how are they going to basically recover that amount. If they don't agree, will they issue a show cause notice subsequently, or will they basically make the recovery directly on the basis of the reply which we give in DRC 1B. But again, this for all those people who do the compliance, उनके लिए एक बड़ा important सा aspect है जो निकल के सामने आता है, that you won't be able to file the returns if there is the quality of the filing of return for the previous month was not proper. अगर वो रिटर्न के अंदर गड़बड़ है तो सरकार कह रही है आप गड़बड़ रखिए, पर उस गड़बड़ को हमें बता के चलिए, and then let us take a call what needs to be done. You may then in the whole process do your next compliances. इसी पूरे प्रोसेस में I want to bring to notice to all the participants or learned members for listening. हमें ध्यान होगा कि अभी फाइनेंस एक्ट 2022 के अंदर 16(2) के अंदर एक और नया कंडीशन ऐड करा गया था कि आपका क्रेडिट सिर्फ GSTR 2B में दिखना जरूरी नहीं है, आपका क्रेडिट नॉट अवेलेबल या रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में नहीं दिखना चाहिए 2B के अंदर. और वो क्या क्या इंस्टेंसेस है जो आपका क्रेडिट 2B के अंदर रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में दिख सकता है, उसको सेक्शन 38 सबसेक्शन 2 में बताया गया था. सेक्शन 38 सबसेक्शन 2 के अंदर वन ऑफ द इंस्टेंसेस बेसिकली व्हिच हैज बीन मेंशन्ड इज कि अगर आपकी पुरानी 1 3B और 1 के अंदर डिफरेंस है, या आपने 1 फाइल कर रखा और 3B नहीं फाइल कर रखा है, इन दैट केस आल्सो द ITC कैन बिकम अ रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट इन द 2B. इंटरेस्टिंगली रूल सेक्शन 38 सबसेक्शन 2 के अंदर जितने भी इंस्टेंसेस है उसका एक प्रिस्क्रिप्शन रूल में होना जरूरी है. अभी तक वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं आया है, वो रूल नहीं आया है. बट अगेन आप इसको अगर जिक्सॉ पजल के तौर पे देखेंगे तो यू विल रियलाइज कि गवर्नमेंट उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है. सो व्हाट दे आर डूइंग, वो पहले सप्लायर को नोटिस देंगे जहां पे भी डिफरेंस है, सप्लायर को बोलेंगे यू आंसर व्हाई देयर इज अ डिफरेंस. Supplier will answer accordingly. If they do not agree with the reply of the supplier, probably by bringing a prescription in the rule, next जो GSTR 2B के अंदर जो भी डिटेल्स जाएंगी, जो अगली 1 के थ्रू रेसिपिएंट के 2B में जाएंगी, उन सब के अंदर वो ITC को वहां पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं पार्शली और कंप्लीटली, and that will basically force the supplier to rectify his returns or pay the applicable tax. So this kind of will become a self-policing mechanism. Without giving a show cause notice to the SSC, without going into unnecessary battle, if by the manner in which the power has been now taken under rule under section 38 subsection 2 linked with section 16(2), और उसको अगर GSTR 2B में restricted category में डाल दिया तो automatically all of us will be tempted to make a proper compliance. Will that be absolutely correct in the spirit of the law? Will that testify on the principles of natural justice or not? उस पे मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, बट जो लोग कंप्लायंस करते हैं उनके रिस्पेक्ट में मैं जरूर बात उनको ये चीज समझाना चाहूंगा that this becomes very important from the point of view of the people who are doing the compliance, that they are proper in this regard when they're filing the returns. Next is restriction on filing of GSTR 1, 3B, 9, 9C and GSTR 8 for a period beyond 3 years. तो आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो पोर्टल के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. मैं कितना भी पुराना जाके कोई मेरा रिटर्न पेंडिंग है तो आई कैन फाइल माय रिटर्न्स. इनफैक्ट हम में से कितने सारे लोग ऐसे हैं जो अभी 9(9) से कंप्लायंसेस कर रहे हैं, तो आप रियलाइज करते हैं कि आपके एसएससी ने पिछले सालों का GSTR 9 और 9C फाइल नहीं करा है. एंड नॉट ओनली 1 ईयर, इट मे गो बैक टू 18, 19, 19, 20, 2021 also. And some of us are making an endeavor कि हम वो सारे returns file करें. As of now, the only way to basically file the return is we do that. जहाँ पे भी late fees prescribed है वो late fees को pay करें and we will be able to file the returns. Now there is going to be a restriction. आप 3 साल से पुराना जाके जो input tax credit है
वो आप सॉरी 3 साल से पुराना जो रिटर्न है वो आप रिटर्न जीएसटी पोर्टल पे जाके फाइल नहीं कर सकते. यू वोंट बी अलाउड टू डू दैट, एंड इट इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू योर मंथली रिटर्न्स, इट इज एप्लीकेबल फॉर योर जीएसटीआर 9, 9C and GSTR 8 also. So this becomes again quite important. गवर्नमेंट क्या कहने की कोशिश कर रही है, अगर आप इसको पहले वाले अमेंडमेंट के साथ में लिंक करें. जो पहला वाला ये था कि मैं अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहा हूँ और मेरे सप्लायर ने अगर 3B फाइल नहीं करा है तो मुझे तो आईटीसी रिवर्स करना ही करना है, बट अगर बाद में मेरा सप्लायर 3B फाइल करके टैक्स पे कर देता है तो मैं वो क्रेडिट को रिक्लेम कर सकता हूँ. अब उसकी भी एक आउटर लिमिट है, एंड द आउटर लिमिट इज 3 years. कि सप्लायर वो जो टैक्स है अगर वो 3 साल तक पे नहीं करता है, then in that case I will not probably will be able to reclaim that particular credit unless the supplier pays tax through DRC 03. और वो जो DRC 03 से वो टैक्स पे कर रहा है वो कोई शो कॉज नोटिस के अगेंस्ट में प्रोसीडिंग नहीं हो अंडर सेक्शन 74. नाउ अगेन ये जो 3 साल का रिस्ट्रिक्शन है ये एज अ रिसिपेंट मुझे कितना इंपैक्ट करेगा अगर मेरा सप्लायर 3B नहीं फाइल करता है, ये ऑब्वियसली भविष्य के गर्भ में है क्योंकि 3 साल अब शुरू होंगे. दैट विल स्टार्ट फ्रॉम नाउ फॉर ऑल द बेसिस, क्योंकि दिस रूल विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम टुडे. बट अगेन गवर्नमेंट एक टाइमलाइन के साथ में बोल रही है दैट ऑल योर रिकंसिलिएशन मिसमैचेस एंड मैचेस व्हाटएवर यू वांट टू डू प्लीज डू दैट. इसको अगर आप लिमिटेशन एक्ट के साथ में भी लिंक करेंगे तो लिमिटेशन एक्ट भी ये बोलता है कि 2 साल तक अगर आपका कोई क्लेम है और अगर आप वो क्लेम लॉन्च नहीं करते देन यू कैन नॉट गो बैक एंड से दैट आई वांट टू बेसिकली क्लेम लॉन्च दैट क्लेम. उसी के परिप्रेक्ष्य में आप इसको लिंक करके देखें, then that's why probably it looks like that government has brought this timeline of 3 years. Then in respect of offenses के रिस्पेक्ट में जो टाइमलाइन है, जो पहले जो टाइमलाइन था ऑफेंसेस के रिस्पेक्ट में, सॉरी जो मॉनेटरी लिमिट्स था वह प्रोसिक्यूशन के रिस्पेक्ट में वो कुछ ऑफेंसेस के रिस्पेक्ट में 1 करोड़ था. हम सब जानते हैं 2 तरीके के ऑफेंसेस होते हैं बेसिकली, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल. सो बेसिकली कुछ ऐसे ऑफेंसेस थे जिसके रिस्पेक्ट में जो मॉनेटरी लिमिट था 1 करोड़ था, उसको डीक्रिमिनलाइज करके उस लिमिट को 1 करोड़ से बढ़ा के 2 करोड़ करने के लिए बेसिकली देयर इज अ प्रपोजल. ऑब्वियसली दिस विल रिक्वायर एन अमेंडमेंट इन द एक्ट, बट इट विल कम थ्रू एन अमेंडमेंट इन द एक्ट. अभी तक जितनी मैंने चीजों की बात करी देवर द रिक्वायरमेंट वाज बेसिकली टू मेक चेंज इन द रूल्स. So that has already been done. This has to come through a change in the act. So probably in the next, when the budget will be laid to the table of the parliament, then in that case this change would come under section 132. Compounding of offenses एक तरीका होता है जहां पर let's say if I want immunity from prosecution, then I can go and get a compounding done where I tell the department that I am ready to pay tax, interest, penalty and also a compounding fee also. वो कंपाउंडिंग फी जो पहले थी दैट वाज रेंजिंग फ्रॉम 50% टू 150% ऑफ द टैक्स अमाउंट. तो कुछ केसेस के अंदर इंस्टेंसेस में वो कंपाउंडिंग फी टैक्स अमाउंट से भी 50% ज्यादा की थी. सो आई हैड टू पे एन एडिशनल कंपाउंडिंग फी ऑफ 1.5 times of the tax amount. This anomaly, it has been understood and taken care by the GST Council, and the Council has recommended कि जो कंपाउंडिंग फी है उसको कम करके 25% से 100% की कैटेगरी में लेके आए, मीनिंग देयर बाय कि कंपाउंडिंग फी जो है वो अपने आप में टैक्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. द आउटर लिमिट शुड बी द अमाउंट ऑफ टैक्स व्हिच इज एप्लीकेबल इन दैट केस. सो दीज आर 2 changes which have been agreed and these are welcome changes for very simple reason to understand कि जो हमारा एवरेज जीएसटी का रेट है that is somewhere around 15% to 16%. अगर आप सारी कमोडिटीज और सर्विसेज का साइज देखें और उसके ऊपर एवरेज रेट लगाए, देन इन दैट केस अगर हम 18% की बात करते हैं, सो देन नॉट वेरी बिग ऑफेंसेस, but somebody who is in a small and medium enterprise and let's say being into a transaction where maybe somebody in the chain has deliberately done something wrong और उसका implication उस छोटी एंटिटी के ऊपर आता है, then that issue of prosecution comes in. And because of prosecution what happens is आप टैक्स की रिकवरी तो नहीं कर सकते प्रोसिक्यूशन से, बट आप इन्वेस्टिगेशन पूरी हो सके या टैक्स की रिकवरी प्रॉपर उसके लिए इन्वेस्टिगेशन पूरी हो, then that provision of prosecution is there. So that quantum was comparatively very small, and that is why this change has been brought in, which is a welcome change. Okay. Then we go to a much talked about issue, though technically it should not have I would say कि इसको जितना attention मिला
या जितना इसका मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ उतना होना नहीं चाहिए था. बट as I said, because it's a new law, so it's open to interpretation, and all of us have interpreted the law in our understanding. तो लास्ट जो 47 काउंसिल मीटिंग थी उसके अंदर हुआ ये था कि रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के रिस्पेक्ट में जो एग्जेम्पशन था वो विड्रॉ कर लिया गया था अगर वो सर्विसेज रजिस्टर्ड आदमी को दी जा रही थी और उसके ऊपर लाइबिलिटी रिवर्स चार्ज के अंदर थी. अब उस पूरे प्रोसेस में कंफ्यूजन ये हुआ कि अगर कोई इंडिविजुअल जो ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड है and if he is taking a residential property which is for the purpose of his own residence and he will not do any commercial activity from there, then in that case एक interpretation ये था कि उसके ऊपर भी reverse charge में liability आती है because that person is registered under the provisions of the GST, इसलिए वो exemption withdraw हो जाता है and he has to pay tax under reverse charge. प्लस बिकॉज ये उसके पर्सनल कंजम्पशन के लिए नॉन बिजनेस पर्पसेस के लिए प्रॉपर्टी रेंट पे ली गई है, हेंस उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलेगा. सो इनडायरेक्टली इससे ये था वो सब लोग जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं और इंडिविजुअल्स हैं उन सब के ऊपर टैक्स लाइबिलिटी आ रही थी. दैट वाज वन इंटरप्रिटेशन, बट दैट इंटरप्रिटेशन वाज नॉट बेस्ड ऑन द साउंड logic in a sense to say ultimately GST is applicable on all those transactions which are made in course and furtherance of the business. Though how do we look at in course and furtherance of the business is generally we look at from the supplier's perspective. बट जब हम उसको रिसिपिएंट के पर्सपेक्टिव से देखने की जरूरत है, अगर मैं रिवर्स चार्ज में कोई टैक्स पे कर रहा हूं देन ऑल्सो द सेम प्रिंसिपल शुड बी फॉलोड. और मेरी जो इनवर्ड सप्लाईज हैं उस पर अगर मेरी कोई लाइबिलिटी रिवर्स चार्ज में आती है देन आई हैव टू ऑल्सो सी कि वो मेरा जो इनवर्ड सप्लाई इट इज इन कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ माई बिजनेस जिसके लिए मैं वो ले रहा हूँ. और उस प्रिंसिपल पे अगर ये रेंटिंग की सर्विस को टेस्टिफाई किया जाएगा सो वन वुड अंडरस्टैंड कि अगर मैं एज ए इंडिविजुअल को रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट पे ले रहा हूँ देन आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज अगर मैं उसको मेरे नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज करूंगा. On that understanding only, the press release of the council says that the council will come out with a circular in this regard to clarify that particular position कि अगर कोई पर्सनल कैपेसिटी में नॉन बिजनेस पर्पस के लिए रजिस्टर्ड आदमी अगर कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किराए पर ले रहा है then he would not be required to pay any tax under reverse charge mechanism. So that clarification will be helpful especially for all those people who are thinking whether I should pay not pay और उस कारण से अलग अलग तरीके के जो बिजनेस एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग सामने आ रही थी. Next is again a welcome change, again on the lines where government is saying we want to bring the certainty, we want to avoid litigation. What is that? February 2019 के अंदर there was an amendment made in schedule 3 जहां पर दो तरीके के ट्रांजेक्शंस हैं जिसको ये माना गया कि these are neither supply of goods nor supply of services. One was a high seas sale and second was a merchant trading जहां पर एक तो हम जिसको हम ड्रॉप शिपमेंट कहते हैं. I am sitting in India buying goods from China and selling goods to a customer in USA. तो ना goods इंडिया में आ रहे हैं ना इंडिया से जा रहे हैं और ये जो ट्रांजेक्शन है इसके ऊपर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी. और सेकंड हाई सीज वेयर लेट्स आई मीन इंपोर्टिंग एनी गुड्स और वो माल इंडियन कस्टम फ्रंटियर्स में आने से पहले आई एम सेलिंग इट टू समबडी इज आल्सो सिटिंग इन इंडिया. तो बायर सेलर बोथ आर इन इंडिया but the goods are never entering into India at the time that the transaction is happening. We are generally calling it as high sea sale. इन दोनों के रिस्पेक्ट में February 19 में बोला गया कि इसके ऊपर कोई जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आती है क्योंकि शेड्यूल 3 में डाल दिया गया एज ट्रांजैक्शंस not leviable to tax because it is neither treated as supply of goods nor treated as supply of service. Now, the manner in which it was brought to schedule 3, it was prospective in nature. It was not retrospective. उसको retrospective तरीके से नहीं लाया गया, उसको prospective तरीके से लेकर आया गया. So the confusion was कि इसके पहले वाले पीरियड में क्या होगा. जुलाई 17 से लेके 31 दिसंबर 2019 तक का जो पीरियड है उसकी टैक्स लाइबिलिटी का क्या होगा, क्या उस पे लाइबिलिटी आती है क्योंकि ये अमेंडमेंट ओनली प्रोस्पेक्टिव है. So government said we want to basically put this problem into at rest at one go and now they'll come out with a circular to say कि ये जो change है which came on 1st of February 2019 it will have a retrospective effect from July 2017 to 31st of January 2019 and basically it will come to remove all the ambiguities and doubts. Now the question which comes, which has been answered in the press release only, mind you, circular अभी तक नहीं आया है, but it is understood that circular will come in the same on the same lines जो press release में लिखा गया है. That is कि अगर
मैंने कोई टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया इन दोनों ट्रांजेक्शन्स के रिस्पेक्ट में फ्रॉम जुलाई 17 till 31st of January 2019, then I will not be entitled to claim refund on the basis of this circular, meaning thereby if I have not paid tax, then I need not pay tax in future. But if I already paid tax, then in that case, I cannot come and say that I want refund in that particular case. So obviously it's a differential treatment. Government's understanding is कि वो removal of difficulty, they want to basically remove the difficulty, but the intention of government is basically not to refund that amount. All those people who have paid that amount from their own pocket, can they claim refund? If in my understanding, I would always say that yes, they would be entitled to claim the refund in this particular case. However, circular says otherwise, but this is a matter which should be taken up to the court and to be basically understood accordingly. But again, it's a welcome change. जिन सब लोगों के ऊपर जो शो कॉज नोटिसेस थे, it will come to an end. नेक्स्ट चेंज, इसका रूल के अंदर अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ी बिकॉज एक अमेंडमेंट है जो अक्टूबर 2022 में रूल 37 सब रूल 1 में हुआ था, जहां पर मैकेनिज्म दिया हुआ है कि अगर आप अपने सप्लायर को विद इन 180 डेज पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करने की जरूरत है अपना, एंड अगेन व्हेन यू मेक द पेमेंट टू द सप्लायर यू आर एंटाइटल्ड टू रिक्लेम दैट पर्टिकुलर क्रेडिट. इसके रिस्पेक्ट में रूल 37 के अंदर एक अमेंडमेंट हुआ था जनवरी दिस अक्टूबर 2022 के अंदर, जहां पर ये बताया गया था कि आपको आईटीसी रिवर्सल जो कर रहा है वो आप जीएसटीआर 3B के अंदर कर सकते हैं. इंटरेस्टिंगली 30 सितंबर 2022 तक मैकेनिज्म के बारे में बात ही नहीं थी. वो ये सिर्फ इतना कहता था कि आपको जीएसटीआर 2 में दिखाना है उन ट्रांजेक्शन्स को, और इंटरेस्टिंगली जीएसटीआर 2 कभी आया ही नहीं. तो मैकेनिज्म की कमी थी, इसलिए अक्टूबर 2022 में उसको रेक्टिफाई करते हुए रूल के अंदर एक प्रोस्पेक्टिव चेंज करा गया और रेट्रोस्पेक्टिव चेंज नहीं था. इस चेंज के साथ में एक और चेंज करा गया. वो चेंज ये था कि ये बोला गया कि अगर आपने पार्ट पेमेंट ही करा है कोई टैक्स लाइबिलिटी का, अगर आपने किसी इनवॉइस का पार्ट पेमेंट ही करा है और कंप्लीट पेमेंट अगर आपने इनवॉइस का नहीं करा है, then in that case also you will be required to basically reverse the complete input tax credit. तो अगर 100 रुपए का इनवॉइस है, मान लीजिए मैं 80 रुपीज का पेमेंट विद इन 180 डेज कर देता हूं, तो पहले रूल जो अनअमेंडेड रूल था 30 सितंबर 2022 से पहले, वो ये कहता था कि मुझे जो आईटीसी रिवर्स करनी है सिर्फ 20 रुपीज के रिस्पेक्ट में करनी है. अक्टूबर 2022 के बाद रूल ने कहा कि अगर मैंने 20 रुपीज भी छोड़ दिया तो मुझे आईटीसी पूरे 100 रुपीज की रिवर्स करनी है. Obviously it was unfair, and that is why now this rule 37 will be retrospectively amended. That is, ये जो intervening period है from October 2022 till this 26th of December 2022, where अगर किसी ने पेमेंट पार्ट पेमेंट भी किसी सप्लायर का कर दिया है इनवॉइस का जिसका वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहा है, तो टू द एक्सटेंट जो पार्ट का पेमेंट विद इन 180 डेज कर दिया गया है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया जा सकता है. And that is where again I think it's again a welcome change. It's a change to rectify the problem which was caused, और proportionate payment जहां जहां पे भी विद इन टाइम पीरियड है उसकी क्रेडिट लेने में कोई तकलीफ नहीं है यहाँ पे किसी भी एसएससी को. Interestingly, I'm just bringing it here because we are discussing this topic. जितने भी 180 डेज वाले नोटिसेस हैं उन सब पीरियड के लिए वो पीरियड जब इनपुट टैक्स क्रेडिट को बेसिकली एक तरीके से रिवर्स करने की जरूरत थी, बिकॉज आई वॉज नॉट मेकिंग अ पेमेंट टू माई सप्लायर विद इन 180 डेज, तो वहां पर मैकेनिज्म नहीं था. एंड दिस शुड बी टेकन एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड फॉर ऑल द नोटिसेस जो 30 सितंबर 2022 की इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिस्पेक्ट में है, बिकॉज रूल 37 में आईटीसी रिवर्स करने का जो प्रोविजन जीएसटीआर 3B के अंदर करने का वो आया ही 1 अक्टूबर 22 से. उसके पहले कोई प्रोविजन था ही नहीं या कोई मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं था, एंड हेंस दैट इज व्हाई दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट. ओके, नेक्स्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम सेइंग इंपॉर्टेंट बिकॉज जो लोग प्रोसीजरली इसके साथ डील करते हैं दे रियलाइज इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम दैट the provision under rule 108 says is that अगर मैं कोई अपील फाइल कर रहा हूँ फर्स्ट अपील अथॉरिटी के सामने, तो मुझे ऑनलाइन अपील फाइल करने के साथ साथ आई हैव टू इंश्योर कि मैं ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी अपीलेट अथॉरिटी को आई एम सबमिटिंग दैट विद इन 7 days. इन इफ आई डू नॉट सबमिट दैट विद इन 7 days, तो जिस दिन मैं अपीलेट अथॉरिटी को ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी सबमिट करूंगा वो डेट माना जाएगा जब मैंने अपील फाइल करी है.
नाउ द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वाज ये सारे ऑर्डर्स जिनके अगेंस्ट अपील फाइल हो रही है वो ऑर्डर जीएसटी पोर्टल के ऊपर अपलोडेड है या अपलोडेड थे तभी अपील फाइल हुई ऑनलाइन, प्लस वो सारे ऑर्डर्स डिजिटली साइंड है अपीलेट अथॉरिटी बाय द रेगुलर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. Still putting a condition to get a certified copy from the adjudicating authority, हालांकि रूल में लिखा नहीं था कि सर्टिफाइड ऑर्डर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से लेके आना है, बट उसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग अथॉरिटीज ने अलग अलग निकाल रखा था कि आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी लेके आइए और वो सर्टिफाइड कॉपी अपीलेट अथॉरिटी को विद इन 7 days ऑनलाइन अपील फाइल करने की सबमिट करिए और तभी माना जाएगा कि आपकी अपील फाइल हुई है विद इन टाइम. Now that rule has been amended, that is to say कि अगर अपील ऑनलाइन फाइल करी जा रही है जहां पर ऑर्डर ऑनलाइन अपलोडेड है तो वहां पर जो प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट आता है, जैसे हम ऑनलाइन अपील जो फाइल करते हैं उसके साथ जो प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट आता है वही डेट मानी जाएगी अपील फाइल करने की, और उसके बाद एपीएल 2 कभी भी इशू हो रहा हो दैट इज इररिलेवेंट. प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट की डेट दैट इज द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील विल बी ट्रीटेड एज द date of the date on which the appeal has been actually filed without any other requirement. जहां पर ऑर्डर ऑनलाइन नहीं है एंड देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम, स्पेसिफिकली सेंटर के जितने भी ऑर्डर्स है वहां पर एक बड़ी तकलीफ है कि आप जो अपील ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल आप करने जाते हैं तो जनरली यू रियलाइज कि दे ओनली पास अ रिटन ऑर्डर और अ ऑफलाइन ऑर्डर और अ हार्ड कॉपी इन ऑर्डर एंड इट इज नॉट देयर ऑन द जीएसटी पोर्टल. You request them, you tell them कि प्लीज ये DRC 107 पोर्टल पे अपलोड कर दीजिए जिससे हम अपील फाइल कर सके, बट इट हैज बीन नोटिस्ड कि जनरली वो ऑर्डर्स को अपलोड होने में या करने में टाइम लगता है, दे आर नॉट बीइंग अपलोडेड. देयर नाउ द रूल सेज कि जहां पर द ऑर्डर इज नॉट अवेलेबल ऑनलाइन, you go on the GST portal, you just file the appeal और आप सेल्फ सर्टिफाइड ऑर्डर सबमिट करिए. जहां पर भी आप सबमिट कर रहे हैं वो जो सेल्फ सर्टिफाइड ऑर्डर है, then in that case it shall be treated as if that is the actual date of filing the appeal in that particular record. तो अगर आपने वहां पर ऑर्डर 7 दिन के अंदर सबमिट नहीं करा, there it becomes a problem. Then that date on which you file the copy of the order before the appellate authority will be the date of filing of appeal. But otherwise also whenever you're filing the online appeal, that shall be treated as the final date of filing the appeal. So it's a good welcome change. It saves a lot of administrative time. It saves a lot of time of an assessee to go to the department, request them to issue a certified order. And obviously, it was a useless exercise which was not required to be done. Next change, which has been basically a clarification rather, which will come along with amendment in the rule, amendment in the section. प्लेस ऑफ सप्लाई के रिस्पेक्ट में एक एम्बिग्विटी थी जो अक्टूबर 2022 से अराइज हो गई थी. सो अगेन काउंसिल नोटिस दिस एंड इमीडिएटली विद इन 2 months दे हैव रेक्टिफाइड दिस, वेयर दे आर सेइंग जहां पर भी देयर इज एन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हैपनिंग, द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ ए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स सर्विस फ्रॉम ए प्लेस इन इंडिया टू प्लेस आउटसाइड इंडिया, जितनी भी शिपिंग लाइन, एयरक्राफ्ट, CHA जो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज दे रहे हैं गुड्स मूवमेंट की फ्रॉम द प्रीमाइसेस ऑफ एक्सपोर्टर टू द प्लेस आउटसाइड इंडिया, प्रीमाइसेस ऑफ द पर्सन इज द बायर ऑफ द एक्सपोर्टर, इन दैट केस द प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 12 सबसेक्शन 8 का एक प्रोवाइजो है जो ये कहता है दैट प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस आउटसाइड इंडिया. तो द प्रॉब्लम इज 12(8) के हिसाब से ये ट्रांजैक्शन टैक्सेबल है क्योंकि सप्लायर रिसीवर दोनों इंडिया के अंदर है. अब जब सप्लायर और रिसीवर दोनों इंडिया के अंदर हैं और रिसिपिएंट इंडिया में होने के बावजूद जब टैक्स द प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया तो सडनली इट बिकम्स एन IGST ट्रांजेक्शन बिकॉज द प्लेस ऑफ सप्लाई इज नॉट इन माई स्टेट, जहां पर सप्लायर है और सप्लायर एक पर्टिकुलर स्टेट में, तो IGST बन जाता है. अब IGST बनने से होता क्या है कि उसका प्लेस ऑफ सप्लाई वो नहीं होता जहां पर रिसिपिएंट है, एंड इस कारण से एक एम्बिग्विटी अराइज हुई. तो क्या वो रिसिपिएंट या जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं उसको ट्रांसपोर्टेशन का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, और अगर एक्सपोर्टर को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रहा है मीनिंग देयर बाय कि वो रिफंड भी क्लेम नहीं कर पाएगा क्योंकि वो रिफंड से भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम करता है. So there the issue came up because the place of supply is not matching with the state in which the recipient is located. अगर सिंपल भाषा में मैं बताऊं तो मान लीजिए एक CHA है, कस्टम हाउस एजेंट है, फ्रेट फॉरवर्डर है जो जयपुर में बैठा है, लेट्स से एक एक्सपोर्टर है जो जयपुर में बैठा है. CHA एक्सपोर्टर का माल जयपुर से उठाता है और उसको शिपिंग लाइन को दे देता है, जो शिपिंग लाइन उसको लेट्स से USA ले जाती है.
अब सीएचए जो इनवॉइस देता है, टेक्निकली उसके ऊपर जो टैक्स लगना चाहिए वो सीजीएसटी एसजीएसटी लगना चाहिए बाय द मींस ऑफ जनरल प्रोविजन। बट बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजन जो सेक्शन 12 सबसेक्शन 8 लगता है, तो 12(8) का प्रोवाइजो ये कहता है कि इफ रिसिपिएंट एंड सप्लायर बोथ आर इन इंडिया और सर्विस ऐसे गुड्स के रिस्पेक्ट में ट्रांसपोर्टेशन किए जो भारत के बाहर जाने हैं, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बिकम आउटसाइड इंडिया। द प्रॉब्लम इज सप्लायर इज इन जयपुर, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया, दिस बिकम्स एन आईजीएसटी ट्रांजेक्शन, जबकि रिसिपिएंट ऑलरेडी राजस्थान के अंदर बैठा है एंड सडनली द क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर रिगार्ड। सो देयर द क्वेश्चन वाज कमिंग अप, काउंसिल सेड नथिंग डूइंग। हमारा इंटेंशन कभी भी ये नहीं था कि एक्सपोर्टर की क्रेडिट को डिनाई करना था या उसके एक्सपोर्ट को अननेसेसरीली टैक्स करना था। एंड देयर दे सेड कि इन सारे केसेस में जितना भी टैक्स पे हुआ है, क्योंकि ये टैक्सेबिलिटी आई अक्टूबर 2022 से, उसके पहले टैक्स नहीं था, ये ट्रांजेक्शन एग्जेम्प्टेड था। तो अक्टूबर 22 से ही जो टैक्सेबिलिटी आई है, पिछले 2-2.5 महीने में जितना भी आईजीएसटी पे करा गया एक्सपोर्टर द्वारा, he will be able to claim a credit of it, he will be able to claim refund of it consequently, and going forward ये जो प्रोवाइजो है सेक्शन 12 सबसेक्शन 8 का, इस प्रोवाइजो को डिलीट कर दिया जाएगा। So when the next budget would come in, you will see as one of the proposal in the finance bill कि प्रोवाइजो going forward delete हो गया है। So that way it also clarifies, it brings on the surface that all the exporters, they are not required to reverse the input tax credit in this regard. Next is a very much talked about change. In fact, this was something which went from as a representation, as it went from all the industry bodies which are there, जहां पे उन्होंने काउंसिल को जाके रिक्वेस्ट करा कि भाई जो जितने भी पुराने नोटिसेस चल रहे हैं अभी जीएसटीआर 2A 3B मिसमैच के ऑफ अर्लियर इयर्स फ्रॉम 17-18 टिल जब तक कि रूल 36 अब रूल 4 नहीं आया था, तब तक के पीरियड में जितने भी नोटिसेस चल रहे हैं, इन नोटिसेस का हमें कुछ एक पुख्ता आंसर चाहिए। बेसिकली वी वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द लीगल पोजीशन, बिकॉज जब आप कानून पढ़ते हैं तो कानून पढ़ के समझ में आता है कि लीगल पोजीशन तो बड़ी क्लियर थी इसके रिस्पेक्ट में कि कोई मैकेनिज्म ही नहीं था 2A 3B मैचिंग करने का। प्लस अलग अलग प्रेस रिलीजेस ने भी इन बातों को अलग अलग तरीके से कहा। फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय एयरटेल के केस में कहा कि जीएसटीआर 2A जो है वो सिर्फ एक फैसिलिटेटर है और आप एक इनपुट टैक्स क्रेडिट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के बेसिस पे ले सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दिस, हर ऑडिट के अंदर, हर स्क्रूटनी के अंदर ये एक स्टैंडर्ड पॉइंट है जो डिपार्टमेंट की तरफ से रेस किया जाता है कि आपके 2A में क्रेडिट 100 रुपए है, आपके जीएसटीआर 3B में क्रेडिट लेट्स से 150 रुपए है, तो आप 50 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स कर दीजिए क्योंकि वो आपके 2A में नहीं दिख रहा है। एंड ऑल ऑफ अस वर आस्किंग दिस क्वेश्चन कि भाई ये प्रोविजन आ कहां से रहा है, स्पेशली 9 अक्टूबर 2019 के पहले जब तक रूल 36 सब रूल 4 था नहीं। From where are you reading all of this? From where are you bringing all of this? In that regard now, what basically council has said is that they will clarify the legal position of all the mismatches of 17-18 and 18-19. They will come out with a circular and probably they will also come out with a mechanism कि इसकी matching करना है अगर तो matching किस तरीके से करना है। Now, we don't know what will come in the circular, frankly speaking. तो अगर आप प्रेसिडेंस देखना चाहें जीएसटी के अंदर, तो एसजीएसटी महाराष्ट्र ने एटलीस्ट एक अपने ऑफिसर्स के लिए एक इंटरनल सर्कुलर या एडवाइजरी एसओपी निकाल रखी है कि इस तरीके के मिसमैचेस को हैंडल कैसे करना है, जहां पे सीए का सर्टिफिकेट अप टू अ सर्टेन अमाउंट एंड ऑल दोस थिंग्स आर मेंशन्ड देयर। उसकी लीगल वैलिडिटी अपने आप में क्वेश्चनेबल है। जो भी सर्कुलर आएगा, हाउ इट इज रिटन, दैट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। But for one thing, probably I would say that you have to applaud what GST Council has done is they have thought about this, they have understood it's a problem, which is a deadlock. And ultimately, if it goes to the High Court, yeah, let's say before the Honorable Supreme Court also, court will always give verdict in the favor of the assessee. Court with सबसे पहले court interpret करने के लिए पूछेंगे provision कहाँ है कानून में 17-18, 18-19 के लिए। Now by doing this, what basically government is trying an effort कि जहां पे भी छोटे छोटे अमाउंट्स हैं या फिर ऐसे अमाउंट्स हैं जिसके एक्सप्लेनेशन पॉसिबल है, जहां पर हम बता सकते हैं कि सप्लायर से गलती हुई है या सप्लायर एक डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन सम सॉर्ट ऑफ अ वेरिफिकेशन इज पॉसिबल टू से दैट सप्लायर हैज shown the transaction is GST returns,
there probably the circular will say then in that case even if credit आपके 2A में नहीं दिख रहा, you are entitled to claim the input tax credit, you are not required to reverse that particular credit. So we have to wait for that circular to come. But for all those people who are having these notices, don't pay the amount right now. Don't just pay it because you have a show cause notice. Contest the matter को contest करना जरूरी है. Wait for the circular to come. Look at the facts of your case. See whether you'll be able to explain it. Go and talk to a supplier again, जिसका भी इनवॉइस आपको 2A 3B में नहीं दिख रहा है, जो भी आपने वर्किंग कर रखी है. See to it कि जो भी सर्कुलर आएगा उसके हिसाब से आप कंप्लायंस कर सकते हैं या नहीं कर सकते. And if there is a possibility to compliance, it's better not to litigate. Follow the conditions which I mentioned there. Give it to the tax officer. He will also be very happy to do it, because unofficially they also understand that all these notices clearly in a long run that they will not be able to sustain. वो sustain कर नहीं पाएंगे. But because it's a policy decision which has been taken as of now by the departmental officers, they can't go against it, and that is why probably this circular, as and when it will come, it will help us. But this clearly tells us that the way we read the law, and generally सवाल आता है कि डिपार्टमेंट अगर कोई चीज कर रहा है तो उसके पीछे कुछ लॉजिक होगा, and basically we have to agree to it. And all 2A 3B mismatch notices, I think every speaker, every person too, you would have talked, and in your own understanding also, somehow you would have understood कि whatever department is doing, at least वो law से तो निकल के बाहर नहीं आता, whatever the logic is saying. Now by bringing this circular, at least government indirectly has admitted to this fact कि कानून में problem तो था, implementation में problem था. उस कारण से एसएससी को बर्डन करना ये कहते हुए कि आपका पोर्टल या आपका व्हाटएवर कंप्लायंस यू आर डूइंग दैट इज नॉट प्रॉपर, मे नॉट बी प्रॉपर, और कोई एक बीच का रास्ता निकालते हैं. आई थिंक दिस बीच का रास्ता टेल्स अस इनडायरेक्टली दैट रीडिंग ऑफ अ लॉ शुड नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन वेदर व्हाट यूर रीडिंग इज पॉपुलर और अनपॉपुलर. आप जो पढ़ रहे हैं वो पॉपुलर ओपिनियन है या नहीं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट ये है कि क्या वो सही है या नहीं, और अगर वो सही है then clearly you are on the right track to basically think in that direction. Next is again one change which is pro SSC, or in fact I would say pro common man, not SSC. Let's say generally problem क्या था, जीएसटी कानून में सेक्शन 54 में लिखा है कि जो लोग रिफंड क्लेम करना चाहते हैं they can be any person. And it is nowhere written in the rules or section कि कानून के अंदर रिफंड सिर्फ रजिस्टर्ड आदमी ले सकता है. बट जीएसटी पोर्टल जिस तरीके से डिजाइन था वो इस तरीके से डिजाइन था कि सिर्फ एक अनरजिस्टर्ड आदमी जीएसटी पोर्टल पे जाके रिफंड ले सकता है, अनरजिस्टर्ड आदमी रिफंड नहीं ले सकता है. अगर आप में से कुछ लोगों को याद हो तो जीएसटी काउंसिल ने जनवरी 2022 में इस चीज के बारे में बताया था कि वो पोर्टल पे क्या नई चीजें कर रहे हैं, और उसमें एक चीज ये थी कि वो एक मॉड्यूल लेके आ रहे हैं जहां पे अनरजिस्टर्ड आदमी अगर कोई रिफंड फाइल करना चाहे तो वो रिफंड फाइल कर सकता है. नाउ उसके रिस्पेक्ट में जो रूल था वो रूल आ गया है कि अगर मैं अनरजिस्टर्ड हूं और मेरे सप्लायर ने मुझसे कोई टैक्स चार्ज किया है, और वो जो टैक्स चार्ज किया गया है दैट इज नॉट लेविएबल अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी एक्ट और सेक्शन 5 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, या फिर वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में है या ज्यादा चार्ज हो गया फॉर वॉट एवर रीजन आई शुड नॉट हैव पेड इट टू हिम, या फिर गवर्नमेंट के पास वो टैक्स नहीं होना चाहिए था, पर सप्लायर कह रहा है कि वो रिफंड फाइल नहीं करना चाहता क्योंकि उसका बर्डन मुझसे वो रिकवर कर चुके हैं और मैं अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट हूं. सो नाउ रूल सेज आई कैन गो ऑन द जीएसटी पोर्टल, फाइल अ रिफंड एप्लीकेशन, और जो मैं रिफंड एप्लीकेशन फाइल करूंगा उसके साथ में मुझे डिक्लेरेशन देना होगा कि जो सप्लायर से लेकर देना होगा कि सप्लायर ने इसके रिस्पेक्ट में क्रेडिट नोट इशू नहीं करा है. एक और डिक्लेरेशन ये देना होगा कि वो जो ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर टैक्स हम क्यों कह रहे हैं कि रिफंडेबल है, विद ऑल द फैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, इनवॉइसेस एंड ऑल अदर थिंग्स, एंड देन आई कैन गो एंड फाइल अ रिफंड एप्लीकेशन. ये कहाँ हेल्पफुल होगा सबसे ज्यादा? बिल्डर्स के केस में, या फिर इनफैक्ट बायर्स के केस में जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदते हैं. और जनरली क्या होता है, मान लीजिए मैंने कोई एडवांस के ऊपर टैक्स, मैंने कोई बुकिंग एडवांस दिया किसी बिल्डर को, आई पेड दैट अमाउंट टू द बिल्डर, एंड सडनली दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एग्जीक्यूटेड, और आई डिसाइड नॉट टू बाय दैट प्रॉपर्टी फॉर वॉट एवर रीजन. आई गो टू द बिल्डर एंड टेल द बिल्डर आई वांट माय रिफंड बैक. ही विल से ही विल गिव द रिफंड बैक टू मी,
बट ही विल से कि वो रिफंड तो दे देगा वापस, टैक्स का पैसा वापस नहीं देगा, क्योंकि वो ऑलरेडी सरकार को जमा करा चुका है और वो रिफंड और उन सब के झगड़े में नहीं जाना चाहता, तो ही विल ओनली रिफंड द बेसिक अमाउंट। नाउ द प्रॉब्लम इन दैट केस इज एज अ रिसिपिएंट वो टैक्स का भार मेरे ऊपर आता है ऐसे ट्रांजेक्शन पे जो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, वो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो सकता था बट हमने म्यूचुअली कॉल ऑफ कर दिया उसको। There in that case now as a recipient I can go on the portal, file a refund application and claim a refund in that particular case, subject to that I upload all the necessary documents which are mentioned in rule 89, जिसके अंदर ऑलरेडी इसके रिस्पेक्ट में अमेंडमेंट आ गया है। ओके, नेक्स्ट इज सारे अनरजिस्टर्ड डीलर्स अगर वो ई कॉमर्स के ऊपर सप्लाई कर रहे हैं, उनका टर्नओवर एक बेसिक लिमिट से कम है और इसलिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा है, गोइंग फॉरवर्ड दे विल बी एबल टू मेक एन इंटरस्टेट सप्लाई। दो ये अमेंडमेंट आने में और इसका जीएसटी पोर्टल के ऊपर एक तरीके से इसको रूपरेखा तय होने में थोड़ा समय की जरूरत है, बट काउंसिल ने उसके ऊपर इन प्रिंसिपल डिसीजन आज दे दिया। काउंसिल ने कहा है इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा अक्टूबर 23 से, सो ऑलमोस्ट 9 महीने 10 महीने बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन है। बट बेसिकली प्रोविजन ये है कि अगर मैं छोटा व्यवसायी हूँ एंड आई एम सप्लाइंग गुड्स, बिकॉज सेक्शन 24 ये कहता है कि जब भी आप इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं you have no other option but you have to basically compulsorily file a refund application, you have to compulsorily take registration in this regard। तो because वो registration लेना mandatory है, that is why now it becomes important that कि वो registration लेने से पहले if I am making, I have to check if I am making an e-commerce intrastate supply and still my turnover is less than that limit of 20 lakh rupees or 10 lakh rupees जो भी state में applicable है, I will be entitled to basically go forward and supply without taking a registration under the provisions of the act। So that way it is very helpful and important। Next change is section 74 की डिमांड्स को section 73 में कन्वर्ट होना, मीनिंग देयर बाय अगर मान लीजिए कोई शो कॉज नोटिस मेरे को सेक्शन 74 में इशू करा गया है जहां पर डिपार्टमेंट का ये मानना था कि प्राइमा फेसाई मैंने सरकार को जो टैक्स नहीं दिया, उसके पीछे का रीजन ये है कि there was a deliberate intention of on my part to suppress or to have a misstatement or not to pay the tax। In all those cases basically the problem in that case was कि वहां पर डिमांड 5 साल के लिए रेज होती है और जो पेनल्टी अमाउंट वगैरह दैट बिकम्स 100%। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इन दिस केस इज वो सेक्शन 75 में एक प्रोविजन है कि अगर कोई 74 का शो कॉज इशू किया गया है एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एडजुडिकेशन ये चीज समझ में आती है कि 74 का केस नहीं है, 73 का केस है। मतलब एसएससी ने टैक्स तो नहीं चुकाया, टैक्स तो उसको चुकाने की जरूरत थी, बट जो उसने टैक्स नहीं चुकाया और जो टैक्स चुकाने की जरूरत थी वो 74 का केस ना होके 73 का केस बनता था। देयर इन दैट केस सेक्शन 75(2) तो कहता था पर मैकेनिज्म नहीं था कि वो होगा कैसे, हाउ इट नीड्स टू बी डन। Now there would be a procedure that would be given, or there will be some sort of a clarification which will come, which will determine that how a proper officer would convert a case of 74 to 73। Maybe they will come out with instances also, but instances को probably एक circular के through लाना would not be a proper approach because it is more of a case of discretion। ये discretion का issue है। Interesting चीज ये है जो as a practitioner हम सब लोगों को समझने की जरूरत है कि जहां पर भी डिमांड कोई रेस करी जा रही है, जहां पर भी डिमांड अगर सेक्शन 74 के अंदर कोई रेस करी जा रही है, हमारा पर्पस सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हम उस डिमांड को ड्रॉप करा ले। दैट ऑब्वियसली दैट हैज टू बी द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस, बट इफ वी नो दैट that demand may be payable but it is not a case of 74 but it is a case of 73, our alternate argument should always be very strong to say कि ये क्यों शो कॉज नोटिस 74 में गलत इशू करा गया है। दो फायदे हैं इसके, पहली 3 फायदे इनफैक्ट। 74 का शो कॉज अगर ना हो कि हम प्रूव कर पाए वो 73 का होना चाहिए। टाइम लिमिट शो कॉज इशू करने की या ऑर्डर पास करने की कम हो जाती है डिपार्टमेंटल ऑफिसर के सामने। पेनल्टी का क्वांटम 100% से कम होकर 10% का रह जाता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज अगर वो डिमांड आउटवर्ड सप्लाई के रिस्पेक्ट में है तो उसका डेबिट नोट इशू करके उस टैक्स का बर्डन में रिसिपिएंट को पास ऑन कर सकता हूं और रिसिपिएंट उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। या वो अगर टैक्स रिवर्स चार्ज के रिस्पेक्ट में है तो रिवर्स चार्ज का वो टैक्स पे करके उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता हूं।
And this, in my understanding, is the most important aspect wherever somebody is contesting a matter, जहां पर शो कॉज नोटिस या कोई ऑर्डर 74 का है और हमें लगता है टैक्स तो पे होना चाहिए, but it should be under 73, so that thing we should take care of. So let's wait what clarification comes, but because with this clarification also this point becomes very important that government also understand this, इसको थोड़ा स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत है कि उसका प्रोसीजर कैसे होना चाहिए, बिकॉज जीएसटी पोर्टल के ऊपर भी जनरली व्हाट हैपेंस, अगर कोई शो कॉज 74 में इशू है तो जनरली उसकी जो डिमांड कंफर्म होती है, पोर्टल आल्सो हैज अ रिस्ट्रिक्शन, वो डिमांड 74 में ही कन्वर्ट करता है, 3 में नहीं करता. So that also needs to be taken care of. So these were some changes in respect of the recent GST Council meeting which have happened, which were important. And I thought that it is relevant that all of us are aware about it. All of us should know that what are the changes. I know हम सब लोग already 990 की compliances में भी occupied हैं. So this is something which we might have missed or we might think of studying in the month of January 2023. But yet some of these points do have immediate significance or relevance. Plus, at the same time, these are all those points we should keep in mind when we are doing our regular practice in this regard to understand कि compliance होनी कैसे चाहिए इन सब चीजों की. I'll take 1 or 2 judgments before now we move on to the question answer session. मैं 1 या 2 judgments है which I will definitely like to discuss. Though we have started late, but I will still take 5-7 minutes for that, and then we'll go to the question answer session for all the participants who have any question. One is this judgment of Mohit Minerals, which was given by the Honorable Supreme Court. I'm sure all of us are aware about it. The purpose of basically bringing this judgment here to discuss with all of you is, एक तो obviously इसका implication है जो आप 21-22 के annual returns file कर रहे हैं उसके अंदर, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर रिवर्स चार्ज में अगर इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर मैंने आईजीएसटी पे नहीं किया है ऑन द ओशन फ्रेट, जहां पर सीआईएफ बेसिस के ऊपर अगर मैंने कुछ इंपोर्ट किया था, जहां पर बाहर बैठे एक्सपोर्टर ने बाहर बैठे शिपिंग लाइन को एंगेज करा और उसके रिस्पेक्ट में जो उन्होंने कंसिडरेशन दिया शिपिंग लाइन को, जो कंसिडरेशन बाहर वाले एक्सपोर्टर से मिला, उसके ऊपर जीएसटी में रिवर्स चार्ज में टैक्स इंपोर्टर को इंडिया में बैठ के देना एक डीम्ड वैल्यू के ऊपर. इस तरीके का एक आरसीएम का जो नोटिफिकेशन है आईजीएसटी का 10/17, उसमें एंट्री नंबर 10 था. इस एंट्री नंबर 10 को चैलेंज किया गया ऑनरेबल गुजरात हाईकोर्ट के सामने. गुजरात हाईकोर्ट ने बोला कि ये गलत है, दिस इज नॉट विदिन, इट इज नॉट इंट्रा वायरस टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड इट इज अल्ट्रा वायरस टू द स्कीम. इसके अगेंस्ट में डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट गया. जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया तो डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में डिसीजन आया. सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि रिवर्स चार्ज में इन तरीके के ट्रांजैक्शंस पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है. पर जो रीजनिंग सुप्रीम कोर्ट ने दी वो रीजनिंग गुजरात हाई कोर्ट के जजमेंट से अलग थी. एंड दैट बेसिकली ब्रॉट इंटरेस्ट ऑफ ऑल ऑफ अस हु हैव रेड द जजमेंट. गुजरात हाई कोर्ट ने बोला था ये प्रोविजन अल्ट्रा वायरस है. जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रोविजन तो अल्ट्रा वायरस नहीं है, प्रोविजन तो इंट्रा वायरस है, बट इसके ऊपर टैक्स इसलिए नहीं लग सकता बिकॉज ये कंपोजिट सप्लाई है जिसमें एक पार्ट ऑफ द सप्लाई इज इंपोर्ट ऑफ गुड्स, द अनदर पार्ट ऑफ द सप्लाई इज द इंपोर्ट ऑफ सर्विस और रादर द क्वांटम ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन पार्ट इन इट. और दोनों को जब हम देखते हैं तो हमें प्रीडोमिनेंट एलिमेंट आइडेंटिफाई करने की जरूरत है. एंड द प्रीडोमिनेंट एलिमेंट इज द सप्लाई ऑफ गुड्स और द इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जिसके ऊपर ऑलरेडी कस्टम्स ड्यूटी लग चुकी है, इसलिए इसके ऊपर सेपरेटली टैक्स नहीं लग सकता. ये लॉजिक और ये रीजनिंग में अपने आप में क्वेश्चन है, बट आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट. आई एम नॉट बेसिकली द पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग द जजमेंट इज नॉट ऑन दिस. द पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग द जजमेंट इज समथिंग एल्स. एंड दैट समथिंग एल्स इज सुप्रीम कोर्ट के सामने जो एक सवाल था, वो सवाल ये भी था कि जो नोटिफिकेशन है जहां पे रिवर्स चार्ज की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं रिवर्स चार्ज में जो टैक्स पे करना होता है और रिसिपिएंट को टैक्स पे करना होता है. तो ये क्वेश्चन ये था कि भाई रिसिपिएंट को कैसे नोटिफिकेशन में डीम किया जा सकता है कि ये रिसिपिएंट है. यू कैन नॉट डीम समथिंग लाइक दिस. व्हेन यू वंस यू कैन नॉट डीम दैट मींस ये नोटिफिकेशन उस कॉन्टेक्स्ट में भी अल्ट्रा वायरस है. देयर सुप्रीम कोर्ट सेड नो. In this transaction, importer is the recipient of that service of transportation of goods by sea or air from a place outside India to India.
And all of us said, how can that be a case? Because recipient की definition बड़ी clear है, section 2 subsection 93 के अंदर जो definition ये कहती है कि जो consideration को pay करने वाला है उसको हम recipient कहते हैं. That's what Supreme Court, that's what how we understand. Supreme Court said कि नहीं, आप 293A जो पढ़ रहे हैं उसके अलावा आप C के बाद जो end वाला part लिखा है वो पढ़िए. और वो ये पार्ट कहता है कि रिसिपेंट का मतलब सिर्फ वो नहीं है जो कंसिडरेशन पे कर रहा है, बट अगर किसी को सप्लाई करी गई है तो द रिसिपेंट सप्लाई शैल बी द पर्सन टू हुम द सप्लाई हैज बीन मेड. देन सुप्रीम कोर्ट सेड कि आप प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस पढ़िए और इन जहां पर भी गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, जहां पर सर्विस देने वाला इंडिया के बाहर या लेने वाला दोनों में से कोई एक इंडिया के बाहर बैठा है, तब आप देखेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई की प्रोविजंस ये कहते हैं दैट द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस इन इंडिया. अब दो चीजों को सुप्रीम कोर्ट ने साथ में पढ़ा. उन्होंने बोला प्लेस ऑफ सप्लाई इज इंडिया, दैट मीन्स द बेनिफिट ऑफ ट्रांजैक्शन इज कमिंग टू इंडिया, दैट्स हाउ दे इंटरप्रेटेड प्लेस ऑफ सप्लाई. प्लस उन्होंने बोला कि आप रिसिपिएंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो रिसिपिएंट में सिर्फ पे करने वाले को रिसिपिएंट नहीं कहते हैं, जिसको सर्विस मिल रही है उसको भी रिसिपिएंट कहते हैं. बेसिकली बेनिफिशियरी कौन है? और उन्होंने बोला इस सर्विस का बेनिफिशियरी बेसिकली इंपोर्टर है जिसको इंडिया में गुड्स मिल रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई द इंपोर्टर बिकम्स द रिसिपिएंट. तो नोटिफिकेशन में कहीं गड़बड़ नहीं है, नोटिफिकेशन सही है, बस नोटिफिकेशन में ये हमको ये इंटरप्रेट करना है कि ट्रांजैक्शन कॉम्पोजिट है या नहीं. बिकॉज ये कॉम्पोजिट है तो ऑलरेडी इसका प्रीडोमिनेंट एलिमेंट सप्लाई ऑफ गुड्स है. तो ये जो अंडरस्टैंडिंग सुप्रीम कोर्ट ने दी है इसके रेमिफिकेशंस हो सकते हैं. एक तरीका तो ये है कि हम इसको सिर्फ इसी ट्रांजैक्शन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें, but because it is coming from the Honorable Supreme Court, that's an interpretation of the provisions of the definition of recipient of service, composite supply, place of supply altogether. That means what Supreme Court is saying is कि एक ट्रांजैक्शन के अंदर जरूरी नहीं है कि जो टैक्स जो इनवॉइस का पेमेंट कर रहा है वो ये रिसिपिएंट है, जिसको बेनिफिट मिल रहा है उस ट्रांजैक्शन से वो भी रिसिपिएंट हो सकता है. अब अगर आप इसको इस परिभाषा में देखेंगे तो आप देखेंगे रिवर्स चार्ज के केस में अगर हम इसको अप्लाई करते हैं और अगर हम राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो राजस्थान में जनरली क्या होता है, जो अभी इशू चल रहा है माइनिंग वाला, माइनिंग रॉयल्टी के ऊपर रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने वाला, उसमें इशू ये होता है कि माइनिंग रॉयल्टी जो है या जो माइनिंग लीज है वो तो ए आदमी के नाम पे है, और उसके ऊपर जो काम कर रही है या जो उसमें से पत्थर निकाल के बेच रही है वो उस ए आदमी की कोई एक फर्म है, कोई पार्टनरशिप फर्म है या कंपनी है और व्हाटएवर. नाउ बिकॉज माइनिंग लीज स्टेट डिपार्टमेंट ने ए आदमी के साथ कर रखी, तो उनके लिए माइनिंग लीज में जो रॉयल्टी का पेमेंट है वो तो ए आदमी कर रहा है, चाहे पेमेंट कोई और भी कर रहा हो, बट वो जमा ए आदमी के नाम से हो रहा है. तो रिसिपिएंट की डेफिनेशन के हिसाब से वो ए आदमी रिसिपिएंट है, और डिपार्टमेंट को जनरली अगर उसके ऊपर रिवर्स चार्ज में टैक्स मांगना चाहिए तो ए आदमी को शो कॉज इशू करना चाहिए. वो ए आदमी बोलता है कि मैं रिवर्स चार्ज में टैक्स इसलिए नहीं पे करूंगा बिकॉज सिर्फ माइनिंग का जो रॉयल्टी है वो मेरे नाम से जमा हो रही है, बट वो माइनिंग एक्टिविटी मैं कर ही नहीं रहा, मेरी दूसरी फर्म माइनिंग एक्टिविटी कर रही है. अभी एमएमआरडी एक्ट में कितना सही है कितना गलत है हम उस पर नहीं जा रहे, वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट. हमारा फोकस सिर्फ जीएसटी के परिप्रेक्ष्य में है. तो अगर माइनिंग करने वाली एंटिटी दूसरी है और वो कहती है कि मैं रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना चाहता हूँ इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि माइनिंग लीज उसके साथ में एग्जीक्यूट नहीं हुई है, और वो पे करके अगर क्रेडिट लेना चाहता है तो वो क्या ये चीज कर सकता है? And the answer to that is yes, he can do that on the basis of the reasoning which has been given by the Honorable Supreme Court. तो उसका बेनिफिशियरी कौन है? और अगर बेनिफिशियरी वो एंटिटी है जो माइनिंग कर रही है, clearly in that case they can pay the tax, claim the credit, and a person to whom the notice has been issued, it is not proper. So that ways this is very interesting aspect to look at, जिसको देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, comply और implement करा जा सकता है, obviously looking at the figures and to see whether to what extent that input tax credit is available or not. So for the time being, I'm restricting myself only to this one judgment. The focus was on all the recent changes which have been brought by the GST Council. Again, I would like to thank all the organizers and Dinesh ji for giving me this opportunity कि मैं अपने व्यूज रख सकूं ये टॉपिक के ऊपर, बिकॉज जीएसटी के अंदर ऐसा है कि बिकॉज एवरी टाइम काउंसिल विल मीट यू विल फाइंड अ चेंज, आपको वो चेंज मिलेगा, यू हैव टू रीड अगेन, जो आपको पता था ऑलरेडी उससे थोड़ा अलग सोचना होगा, उसके पुराने वाली सोच के साथ में नई सोच को हाउ डू यू ब्लेंड, दैट आल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. I know all of us are busy in making the compliances in respect of 99C,
and it's a crucial time, but still I can see a lot of participants here who are part of it, partly because of the CP requirements, but also because of the zest to learn, because ये portal पे जैसा अभी बात करी कि आप सिर्फ you can't have to attend, but you have to also answer the questions. So I hope you'll be able to do that. Thank you so much, all of you, for your patient hearing. If there are any questions, I'll be very happy to take those questions. Thank you so much. Dinesh ji, Amit ji. यस सर मैं यही हूँ. ओके सर. वो एक बीच में फोन आ गया था इसलिए. ओके सर. ओके. मैं आपको कहीं छोड़ के जाऊंगा नहीं. जी सर. मैंने चैट बॉक्स ओपन कर दिया है. पहले चैट बॉक्स बंद था. वो क्या है, सब लोग मैसेज भेज रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबरशिप नंबर और नाम. उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, डोंट वरी. यदि आपने एसएससी पोर्टल के थ्रू लॉगिन किया है तो आप एंटर हो गए ऑलरेडी आईसीआई के सिस्टम के अंदर. डोंट वरी अबाउट सीपी. अब हाँ, यस. अच्छा, दीपक जी पूछ रहे हैं 99 से और कोई दिक्कत नहीं सर. यस दिस, उनके पास सब जवाब है सर. दीपक जी ऐप हैंड रेज करिए आप. अभिषेक जी, कोई क्वेश्चन है क्या पहले आपका? सर एक क्वेश्चन आया है, इज देयर एनी लिमिट, टाइम लिमिट टू इशू क्रेडिट नोट फॉर रिवर्सल और सर्विस बिल? क्या क्रेडिट नोट इशू करने की टाइम लिमिट है. साल खत्म होने से नेक्स्ट नवंबर 30 है, तब तक आपको क्रेडिट नोट अपने रिटर्न्स में दिखाना जरूरी है. तो उसके पहले आप रेज करके अगर रिटर्न्स में दिखा रहे हैं तो वो क्रेडिट नोट वैलिड है और आप अपना आउटपुट टैक्स कम कर सकते हैं. ठीक है. हाँ अभिषेक जी. हेलो सर, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. सर एक केस में 2021 में थोड़ा सा एक्सेस क्रेडिट क्लेम हो गया था, तो वो रिवर्सल जीएसटीआर 9 में तो कर दिया, लेकिन रिटर्न में करना भूल गए और उसका डीआरसी चालान भी नहीं भरा था उस टाइम. तो क्या ओनली डीआरसी चालान अभी उसका ऑप्शन है या फिर अभी के रिटर्न्स में अपन उसे रिवाइज कर सकते हैं, मतलब रिवर्स कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, बट करना अभी के रिटर्न में प्रेफरेबल इसलिए नहीं है बिकॉज फिर आपको एक नया रिकंसिलिएशन है जो डिपार्टमेंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा. Both options are available, but it is suggested you do that with DRC 03, so it is easier for the department to also trace it. Otherwise, आप 2 साल का reconciliation unnecessary explain कर रहे होंगे. Thank you, sir. ठीक है जी. सर दीपक जी, एक क्वेश्चन है सर. इन वन केस क्लाइंट हैज क्लेम्ड एक्सेस आईटीसी इन 2021, then is it only DRC चालान ऑप्शन? नहीं, just answered sir, just answered. ये same question था सर. ओके. अस्मित जी पूछ रहे हैं, mistakenly submitted my assessment without answering, so showing fail. Please guide how to correct the mistake. ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा लग रहा है पढ़ने में. अस्मित जी एक बार आप हैंड रेज करें. एक सेकंड रुकिए सर आप. अस्मित झुंझुनवाला जी. वो नहीं, वो नीचे लिख रहे हैं नॉट टू यश डड्डा सर. मेरे लिए नहीं, मेरे से नहीं पूछा उन्होंने सर किस और से. हाँ दीपक जी. Sir, thank you. हाँ जी. Generally, we don't disclose the interest in the monthly GSTR 3B returns, but 9C, 9 और 9C में reconciliation का time आ जाता है. So is it advisable to show it in 9 और in 9C? सर एक मिनट. यस जी एक मिनट सर, प्लीज वीडियो ऑन करें सर. आपका ऐसे नहीं सर कि आप तो हाइड रहे स्पीकर को, आपने हाइड कर और ऑन कर रखा है, ऐसे नहीं ना. हाँ, दिस इज द वे. ऐसा नहीं होता है कोई. सर आप सोच रहे हैं कितना कीमती समय दे रहे हैं ये लोग सर, इनके पास और है ही क्या इसके अलावा. तो यस सर प्लीज. Yeah, I would agree, sir. It is advisable to show that in GSTR 9 in exempted, and obviously whatever the consequent effect is there in 9C, you have to do that, because ultimately in GSTR 9C you're disclosing all the transactions which are related to GST in your annual return. Hence, even if you're not showing in the monthly returns, it is always advisable to show that in GSTR 9. Okay. The question why I'm asking this is now we have to disclose the HSN wise details also. Correct, I understand. So then we have to do the reconciliation. You have to do that, sir. Thank you, sir. ओके. आप कुछ पूछ रहे हैं सर? एडमिन लिखा हुआ है, नाम नहीं आ रहा आपका. एडमिन लिखा आ रहा है सर, आपका नाम लिखा हुआ नहीं आ रहा. सर अनम्यूट करें. हाँ सर, अगला क्वेश्चन है बसंत जी का. पॉइंट 13 इन GSTR 9 ITC availed for previous financial year. Please explain that is for financial year 2021 availed in 21-22. No.
अगर आप 21-22 का फाइनेंशियल ईयर का GSTR 9 फाइल कर रहे हैं और वहां पे जो टेबल 13 है, यू हैव टू पंच द फिगर्स, वो क्रेडिट 21-22 का जो आपने 22-23 में इन द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे लिया हुआ है। ओके सर, वो अस्मित जी का क्वेश्चन, यस यस। अब वो इंग्लिश जो लिखी हुई है वो करंट और प्रीवियस ऐसा पढ़ के लगता है कि वो पिछले साल के एस्पेक्ट में बात कर रहा है, बट बेसिकली इज टॉकिंग अबाउट आपने करंट ईयर का क्रेडिट जो नेक्स्ट ईयर में है। बसंत जी एक बार हैंड रेज करें। सर अस्मित जी का क्वेश्चन था, एक्चुअल में आपके जो क्वेश्चन थे उनके आंसर उन्होंने कुछ वो सबमिट कर दिया विदाउट एनी आंसरिंग, तो वो कह रहा है कि पोर्टल फेल दिखा रहा है। अब ये ठीक है सर, लेट्स वेट इसका रिजल्ट क्या होता है। ऐसा नहीं है कि फेल होने पे आपको सीपी नहीं मिलेंगे, डोंट वरी, आपने उनको एडिट किया। हाँ बसंत जी हैंड रेज करें, अब बसंत जी अनम्यूट करें और वीडियो ऑन करें सर, वीडियो ऑन करें सर। अच्छा वीडियो आपका आ नहीं है सर, कोई बात नहीं, बोलिए सर, वीडियो आपका आ नहीं रहा, बोलिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी सर सर पूछे बसंत जी। सर पूछ लिया सर, हो गया सर। अच्छा हो गया आपका, चलिए ठीक है सर। जी सर। सर अगला क्वेश्चन है मयंक मोहन का जी, नोएडा से। कैन SC जजमेंट इन मोहित मिनरल्स बी मेड एप्लीकेबल इन सर्विस टैक्स regime also? As in service tax regime, the concept of bundled supply pari materia to the concept of composite supply was there. Correct. Answer to that is practically if you look at it, yes, it is applicable, क्योंकि वहां पे सेक्शन 66F3 था जो आप बिल्कुल सही करेंगे, composite से लिंक करता था, but ये मैटर इज ऑलरेडी पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ साल स्टील। सर्विस टैक्स का मैटर पैरेलली सुप्रीम कोर्ट में गया था SAL साल स्टील की केस में, जिसका जजमेंट अभी तक नहीं आया है। So one would take a view by saying that you have to wait for what Supreme Court says in that particular judgment. Obviously, it is expected कि same lines पे आएगा, but we do not have a judgment in that regard as of now. देखो सर, पता है क्या हो क्या रहा है, पहले तक ये क्वेश्चन नहीं आया था, अब क्वेश्चन की लाइन लग रही है, तो सबको ये लग रहा है कि चलो इसने पूछ लिया मैं भी पूछ लूं। सर ये अगला जो आधा घंटा पौन घंटा है, ये 100% सिर्फ आपके लिए है, बेहिचक होकर क्वेश्चन पूछ लिया। हमारा पर्पज ही यही है कि आपकी कोई भी क्वेरी अनसोल्ड ना रहे। फिर भी यदि मुझसे कोई पढ़ने में चूक हो जाती है, आप हैंड रेज करें और वीडियो ऑन रखें, एटलीस्ट जिसका क्वेश्चन है वो तो वीडियो ऑन रखें, तो आपकी फीलिंग हमको समझ में आ जाएगी कि हाँ आप सेटिस्फाइड हुए या नहीं हुए, या कुछ और दोबारा बोलना हो उसके ऊपर। और इस बहाने से पता है नेटवर्किंग का बड़ा पर्पज यही होता है ना, जब तक आप लोगों को दिखेंगे नहीं, लोग आपको नहीं देखेंगे, कैसे मालूम चलेगा कि आप कौन है, क्या एज लेवल पे और कितना काम कर रहे हैं। हाँ शुभम जी, अब देखो ना यार, इतना मुस्कुराता चेहरा दिख रहा है, अच्छा लग रहा है ना स्पीकर सर को भी हमारे, क्यों मित जी सही बोल रहा हूँ ना। चलिए सर अगला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, नाम इनका लिखा हुआ नहीं है, इस पर लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटर। इन्होंने पूछा है सर टर्नओवर बिलो 2 CR के केस यदि GSTR 9 आफ्टर ड्यू डेट भरते हैं तो क्या पेनल्टी अप्लाई होगी? प्रैक्टिकली होनी नहीं चाहिए, और वैसे इफ यू लीगली आस्क मी, यू आर नॉट रिक्वायर्ड, आपको यू आर एग्जेम्प्टेड, एंड बिकॉज यू आर एग्जेम्प्टेड यू शुड नॉट फाइल इट, बट इफ यू फाइल इट एज ऑफ नाउ पोर्टल आपके ऊपर लेट फीस नहीं लगाता है, लगनी भी नहीं चाहिए, सो टेक्निकली नहीं होगी। अमित सर अपन वो अनम्यूट करना अलाउ नहीं कर सकते, उसका रीजन क्या है कि अगर 2-4 अनम्यूट हो गए तो फिर ये पूरा मिसमैच हो जाएगा, इसलिए अनम्यूट नहीं कर रहे सबको अपन। हाँ चलिए सर अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं शुभम जी का। सर कैन आई टेक द क्रेडिट ऑफ रिवर्स चार्ज पेड ऑन 27/12/2022 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 in current financial year 22-23 in GSTR 3B? In my understanding, you can do that. Only thing, you should not be paying this amount against a show cause notice under section 74. Apart from that, अगर आप voluntarily पे कर रहे हैं या कोई 73 के show cause notice के against में पे कर रहे हैं, या आपने suo motu identify करा है पुराने period का, you can do that because section 16 subsection 4 के अंदर वो ये बात करता है कि आप जो tax पे कर रहे हैं, the invoice should pertain to that particular year. And because in case of reverse charge, if the supplier is unregistered, then you will prepare a purchase invoice under section 31(3)(f. और 31(3)(f) में invoice बनाने की कोई समय सीमा नहीं है, क्योंकि 31(3) जो है वो notwithstanding 31(2) है, जिसमें समय सीमा दे रखी है, इसलिए आप उसका क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। थैंक यू सर। शुभम जी कुछ बोलना है?
अनम्यूट करें। अच्छा हो गया, ओके, थैंक यू जी। सर अगला क्वेश्चन है सत्यनारायण सुमन जी का। RCM पेड इन 20 March 22 but ITC of that amount not taken yet, what to do? That's a problem because अगर आपने 22 में कुछ पे करा है RCM और आपने अभी तक क्रेडिट नहीं लिया है तो वहां 16(4) में आप हिट हो जाते हैं। इंटरेस्टिंगली अगर आपने उसका इनवॉइस नहीं बनाया है then you can prepare the invoice now and claim the credit. No doubt department will litigate that, but you will be on the sound legal principles to take that input tax credit. But अगर आप invoice already March 22 में बना चुके then you have missed the bus under section 16 subsection 4. ओके सर। आशीष अग्रवाल जी पूछ रहे हैं परचेज इनवॉइस डेट 29 मार्च 22, गुड्स रिसीव्ड एंड ITC टेकन ऑन 11 अप्रैल 2022। Do we need to report this anywhere in GSTR 99C of financial year 21-22? उसके आगे 8C and 13 relates to inward supplies received during financial year. However, this supplies are invoiced in 21-22. But correct, you're right. You're not required to report that in current year GSTR 9. They have to be reported in next year GSTR 9 because it's a transaction आपकी books of account के हिसाब से pertaining to next year, not pertaining to 21-22. So it will not be a part of a current year 99C. No doubt से आपके टेबल 8 पे डिफरेंस आएगा नेक्स्ट ईयर, माइनस में फिगर आएगा, बट यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन दैट व्हेन डिपार्टमेंट विल आस्क यू द क्वेश्चन। एडमिन जी आपका नाम लिखा हुआ नहीं, आपका नाम एडमिन लिखा हुआ, कोई बात नहीं, एडमिन आप ही हमारे। आप सर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो 12A में रजिस्टर्ड है और एडवोकेट चल रही है क्योंकि मल्टी काउंसिल्स की हाई कोर्ट में अपीलें चल रही है, रिट पिटिशंस और केसेस चल रहे हैं, तो उसकी जो एडवोकेट फीस है उस पर RCM एप्लीकेबल है क्या? डिपेंड्स, उस पे ये लिखा हुआ है कि अगर आप बिजनेस एंटिटी है तो रिवर्स चार्ज में टैक्स है। अगर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने आप को बिजनेस एंटिटी मानती है देन इन दैट केस रिवर्स चार्ज वुड बी एप्लीकेबल। अब बिजनेस एंटिटी कैसे मानेंगे उसके ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम है बिकॉज लॉ में डिफाइंड नहीं है। तो जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 में जो बिजनेस की डेफिनेशन है, अगर यू थिंक दैट योर एंटिटी इज कवर्ड देयर देन यू टू टेक रजिस्ट्रेशन एंड पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है जी। यस सर, कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? हाँ अरे बिल्कुल सर, क्या सर एक्चुअली क्या है, अभी तक जैसे हमने कोई क्रेडिट नोट इश्यू कर दिया, ठीक है, लेट्स सपोज, लेकिन सेल नहीं हुई नेक्स्ट मंथ हमारी, तो उस केस में वो एडजस्टमेंट कर नहीं पाएंगे अपन, तो उसका कोई अभी तक ऑप्शन गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है या व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दैट? क्योंकि क्वेरी जो है ना बहुत पहले से चली आ रही है, अभी तक कोई रिजॉल्व नहीं हुआ इसका। सॉल्यूशन इसका अगर आप लीगली पूछेंगे तो ये है, साल खत्म होने से जो नवंबर है तब तक अगर आपके पास में सेल है तब तक तो आप एडजस्ट कर दीजिए, नहीं ओनली ऑप्शन अवेलेबल इज टू क्लेम रिफंड। क्लेम रिफंड। अच्छा, वी कैन क्लेम रिफंड फॉर दैट। You have to go and file a refund under excess payment of tax और excess payment of tax की कैटेगरी में आप उसका रिफंड फाइल कर सकते हैं। राइट, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, शैलेश शर्मा जी का है। इन GSTR 9 what to do with ITC note in GSTR 2B/2A still unreconciled with book till March 2022 and shown in balance sheet as unreconciled? 2-3 आंसर्स। अगर जनवरी 2022 से पहले की ITC है जो मैच नहीं हुई हुई है, तो जनवरी 22 से पहले आपके पास सेक्शन 16(2) के अंदर प्रोविजन नहीं था, तो मे बी आप अगर लीगल स्टैंड लेना चाहे तो ले सकते हैं कि जब तक सेक्शन में नहीं लिखा था इसलिए मैं ITC रिवर्स नहीं करूंगा। अगर वो जनवरी 22 के बाद की है, यू डू हैव नो अदर ऑप्शन, यू हैव टू रिवर्स दैट पर्टिकुलर क्रेडिट। अगर आप क्रेडिट ले चुके हैं और लेके रिवर्स कर दिया है आपने, देन कीप इट दैट वेज। जब आपको 2B में दिख जाए, इफ बाय चांस यू विल बी एबल टू सी दैट गोइंग फॉरवर्ड इन 2B, यू विल बी एबल टू क्लेम दैट क्रेडिट अगेन। सो ये 3 पॉसिबल आंसर्स बन सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कौन से पीरियड का ट्रांजेक्शन है। अदरवाइज द बेटर अप्रोच वुड बी टू रिवर्स इट बिकॉज अब 21-22 में लॉ में थोड़ी सर्टेनिटी है, एटलीस्ट जनवरी 22 के बाद में। सर हो गई क्वेरी सॉल्व? सर अगला क्वेश्चन ले रहा हूं सर मैं, मान्या जी का, मान्य दुदानी। सर if partnership firm gives premises on rent to trust education institution registered under section 12A, whether GST is to be collected by partnership firm from educational institute? Yeah, if it's a commercial property, you have to take it from 12A, subject to the fact to see कि वो religious तो नहीं है। अगर वो religious है तो वहाँ पे एक specific exemption available है।
रिलीजियस नहीं, चैरिटेबल है, तो अनफॉर्चुनेटली इट इज टैक्सेबल, यू नीड टू पे टैक्स. If it is a residential property which has been given to a trust and 12AA entity is registered in GST, then reverse charge is applicable. ओके सर. नेक्स्ट क्वेश्चन है सर विपुल कोठारी जी का. सर देखो सबसे अच्छी चीज क्या होती है इस टाइम पे, बहुत सारे लोग रुके इसलिए हो सकता है कि वो नहीं पूछ पाए, लेकिन पता नहीं किसके पूछने से किसकी क्वेरी सोल्व होती है. सबसे अच्छी चीज यही है ना. और फिर धीरे धीरे क्या होता है, सबको देख के लगता है चलो यार मैं भी पूछ लेता हूँ. यहाँ पूछने को शर्म है ही नहीं, और अगर आपको पूछने में शर्म आ रही है तो चैट बॉक्स खुला हुआ है ना, पुट योर क्वेश्चन दैट, फिर मैं बैठा हूं आपके लिए. तो सर विपुल जी का क्वेश्चन है, सपोज 5 months जीएसटी रिटर्न वर फाइल्ड नील फॉर 21-22, बट लेटर ऑन द पार्टी डिस्क्लोज बैंक ट्रांजैक्शन ऑफ few lakhs, then should we adjust in current ongoing monthly returns? What will be the consequence if we do so? If you're doing that for 21-22 और आप एनुअल रिटर्न फाइल कर ही रहे हैं, बेटर है एनुअल रिटर्न में दिखाइए और जो टैक्स बनता है उसको DRC 03 से पे कर दीजिए. इससे एटलीस्ट अगेन आपके नेक्स्ट ईयर की बुक्स और जीएसटी रिटर्न्स पे डिफरेंस नहीं आता है. अगर आप वो नहीं करना चाहते, कॉन्शियसली आप अपनी मंथली रिटर्न्स में भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट उसको एनुअल रिटर्न में जरूर आपको शो करना चाहिए जो 21-22 की आप एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हैं. एंड मे बी गिव अ नोट बाय सेइंग इफ यू आर फाइलिंग 9C कि ये हम नेक्स्ट जो GSTR 3B हमने फाइल करी दिसंबर के, हम उसमें पे कर चुके हैं. अगर आप सिर्फ GSTR 9 फाइल कर रहे हैं, बेटर टू राइट अ ऑफलाइन लेटर टू द डिपार्टमेंट टू एक्सप्लेन कि जो 9 में फिगर्स लिखे उसका टैक्स हमने आगे की 3B में पे कर दिया. ओके सर, थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं सर मैं, ये है सुशील जी का. वेदर इट इज एडवाइजेबल ITC ऑफ लास्ट ईयर एंड क्लेम्ड इन December 2022. Last year in December 20, no, why will it be advisable? Not advisable क्योंकि law में restriction है. Unless you want to challenge the section 16 subsection 4, you may do that, otherwise not. Okay sir. Next question is Sonal's iPhone. If goods received and sale in financial year 21-22 in the month of March and input booked in the books of accounts, but party has given debit note in the month of April, due to which ITC mismatch with books of accounts from portal. नहीं, थोड़ा फैक्चुअली गड़बड़ है क्वेश्चन. अगर लिखा नहीं सर कहीं ना कहीं, अगर डेबिट नोट अप्रैल में दिया है तो पोर्टल के ऊपर भी अप्रैल में डेबिट नोट होगा, तो आपके मार्च तक कोई रिकंसिलेशन डिफरेंस नहीं है अगर आपके पास सिर्फ इनवॉइस है मार्च तक. अगर पार्टी ने डेबिट नोट ऑलरेडी आपको मार्च में दे दिया और अप्रैल में वो दिख रहा है आपको मार्च की रिटर्न के रिस्पेक्ट में, देन इन दैट केस दैट्स अ प्रॉब्लम एंड दैट बिकम्स अ रिकंसाइलिंग डिफरेंस, जिसका आपको कॉल लेना पड़ेगा कि आपको ITC जगह ले रखा है तो उसको रिवर्स करना है या नहीं करना है. सोनल जी आप एक बार हैंड रेज कर ले. सर नेक्स्ट क्वेश्चन बसंत जी का. सर टैक्सेबल टर्नओवर इज ₹4.87 CR, टोटल टर्नओवर ₹5.75 CR. अब आगे कुछ बोला ही नहीं उन्होंने, क्या चाह रहे हैं? वो पूछ रहे हैं 9C एप्लीकेबल होगा नहीं होगा. अगर वो टोटल टर्नओवर में एग्जेम्प्टेड इंक्लूडेड है जो 5 CR क्रॉस कर रहा है तो 9C एप्लीकेबल है सर. ओके सर. बसंत जी अनम्यूट करें. हाँ जी. हेलो जी सर, सुन पा रहे हैं सर? हाँ जी सर, एग्जेम्प्टेड सेल नहीं इंक्लूडेड ड्यू टू टैक्स, वो 5.75 आ रही है. हाँ जी, आपको 9C फाइल करनी है सर. हाँ जी, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू. ओके जी, थैंक यू. नहीं आपका म्यूट हो गया सर. नो प्रॉब्लम सर. यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में माया जी का हो ही गया, विपुल कोठारी जी का हो ही गया. लैपटॉप से क्वेश्चन से एक लैपटॉप नाम लिखा हुआ नहीं इन्होंने, लैपटॉप. इफ एनी अमेंडमेंट रिलेटिंग टू फाइनेंशियल ईयर 21-22 is made in the financial year 22-23, then HSN summary in GSTR 9 to be amended accordingly. Question mark. यस. अगर वो आपने विद इन टाइम किया है और आपकी टेबल 10 और 11 का वो पार्ट बन रहा है तो बिल्कुल आपको दिखाना है एनुअल रिटर्न में. ओके सर. नेक्स्ट क्वेश्चन लोकेश जी का, ये भी अधूरा क्वेश्चन लिख रहा है. इसमें लिखा हुआ है टैक्स पेड थ्रू DRC 03, कुछ लिखा नहीं इन्होंने आगे. Is required to be disclosed in GSTR 9 or 9C.
अनफॉर्चुनेटली आप कर नहीं सकते। आप पेबल में जरूर बढ़ा दीजिए उसको, पेड में आप कुछ कर नहीं पाएंगे। 9C अगर फाइल हो रही है तो जरूर उसका नोट दीजिए साथ में कि जो पेबल और पेड का डिफरेंस आ रहा है, ये टैक्स ये DRC 03 के थ्रू पेड हुआ हुआ था। ओके सर। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, यस sir. सर, एक चीज बताइए, ये हाँ। जैसे HSN का आउटवर्ड समरी की कोई कंपल्शन है आपको देना, वो क्या है कि हमारी पार्टी है उसमें क्या है, बहुत ज्यादा HSN कोड्स है और उसमें क्या वर्किंग हो नहीं पा रही, ना अकाउंटेंट दे पा रहा है ना हमारा स्टाफ वो कर पा रहा है, बहुत ज्यादा लेंथी है उसमें, तो उसका क्या ट्रीटमेंट है सर, क्या सॉल्यूशन है? 9C में एक नोट डाल दीजिए साथ में कि वो इंफॉर्मेशन बल्कि थी एंड वी वर नॉट एबल टू कंपाइल इट, नहीं, and at the time of assessment or scrutiny or verification we'll be able to produce that. बट सर विदाउट आप HSN डाले आप भेज नहीं सकते रिटर्न, यू हैव टू मेंशन द HSN और तो मैच होना चाहिए आपका। मेंशन करना पड़ेगा, so maybe one product HSN you can mention and then give this note. ओके राइट, थैंक यू सर। ओके सर, ओके सर। अगला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आशीष जी का। GST इनपुट फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 रिवर्स्ड इन फाइनेंशियल ईयर 22-23 बिफोर October is disclosed table 12 of GSTR 9 of financial year 21-22, but where it is to be reported in GSTR 9C of financial year 21-22. There is no separate table for reporting the same. Correct. It will come as a reconciling item and you will have to write the reason that ITC in respect of previous year or current year which was reversed in next year. It will become a reconciling item. Okay sir, thanks. अभी जिसको भी 1-to-1 बात करनी है यश जी से, प्लीज रेज योर हैंड। हाँ श्रीराम जी, श्रीराम जी अनम्यूट करें, अनम्यूट प्लीज, अनम्यूट। हाँ जी बोले। यस सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे सपोज हमारी तरफ जो कोटा स्टोन की फैक्ट्री काफी है कोटा एरिया में, तो यहाँ पर जो फैक्ट्री बिल्डिंग बनती है वो प्लांट एंड मशीनरी का स्ट्रक्चरल सपोर्ट तो नहीं होता है, बट एक जस्ट लाइक अ होल, ठीक है। तो इसके कंस्ट्रक्शन में जो भी सीमेंट इनपुट यूज होता है उस पर ITC क्लेम कर सकते हैं क्या हम? So as of now 17.5D के अंदर ये ITC ब्लॉक्ड में आती है, बट 17.5D को चैलेंज करा हुआ है सफारी रिट्रीट के केस में। हालांकि वो होटल वेयर हाउस उनके रिस्पेक्ट में है, जो जजमेंट उड़ीसा हाई कोर्ट का था जो SSC के फेवर में है, मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जहां पर ये बोला गया है कि 17.5D को रेड डाउन करने की जरूरत है। इन ए सेंस 17.5D में लिखा हुआ है कि आप ओन यूज के लिए जितना भी कंस्ट्रक्शन करते हैं उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलता उन गुड्स और सर्विसेज का, तो ये ओन यूज को कैसे किया जाए। आपका जो क्वेश्चन है वो फैक्ट्री के रिस्पेक्ट में स्पेसिफिकली, तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा वीक फुटिंग के ऊपर है। अगर मैं उसके रिस्पेक्ट में बात करूं, सफारी रिट्रीट के रिस्पेक्ट में, However, one basic argument is कि आप फैक्ट्री खुद के लिए नहीं बना रहे हैं, आप जो माल मैन्युफैक्चर करके बेचने वाले हो उसके लिए वो फैक्ट्री बना रहे हैं, क्योंकि फैक्ट्री नहीं होगी तो माल मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता। So it is not for your own use, it is used in respect of the business activity only. Again, the best way to basically do that is claim the credit, reverse it, don't use it, keep it there, don't claim depreciation on that amount, contest the matter, एक शो कॉज नोटिस कंटेस्ट करिए उसको, या तो आप हाई कोर्ट जाएंगे या कोई और हाई कोर्ट से आपके लिए डिसीजन लेके आएगा सर। ओके सर, थैंक यू। ठीक है सर, ओके ओके सर। हाँ प्रमोद जी, प्रमोद जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वीडियो ऑन कर लो सर, अच्छा लगेगा। नहीं मेरा ही बंद है वीडियो अभी तो। हाँ यस सर। प्रमोद जी, प्रमोद जी आपका ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा, अभी तक तो हो रहा था, अभी नहीं हो रहा। इनका एक क्वेश्चन जरूर है ऊपर चैट बॉक्स में। प्रमोद जी ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा, या तो एक बार आप दोबारा लॉगिन करिए, एक बार रुकिए, आप दोबारा करिए अनम्यूट। हाँ बोलिए। नहीं सर ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा सर। सर दोबारा लॉगिन करो, एक बार आप दोबारा लॉगिन करो। हाँ हर्ष जी बोलिए, हर्ष जी। पार्ट 4 के अंदर 9C के अंदर पार्ट 4 में टेबल 14 जो है उसका ब्रेकअप कंपलसरी है या भी ऑप्शन है? नहीं, टेबल 14 कंपलसरी नहीं है सर। ठीक है सर। प्रमोद जी या तो एक बार आप दोबारा लॉगिन करिए, यही ऑप्शन है, या एक बार ट्राई कर लीजिए बस। नहीं हो रहा ना?
उससे दोबारा लोगों ने सर आपका ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा, आप कनेक्टेड है, ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा। हाँ मुरली जी, क्वेश्चन का आंसर ये है कि इस पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं है लेबर कॉन्ट्रैक्ट। हाँ मुरली नमस्कार जी, सर। मुरली जी यस सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, कल मैं एक 9 बना रहा था, उसमें जो 2A से डाटा आ रहे हैं वो कम आ रहे हैं, जबकि उसमें जो मेरे जिनसे मैंने सर्विस ली थी उन्होंने क्वार्टरली रिटर्न भरी थी, इस वजह से डाटा 2A के उठ के कम आ रहे हैं, क्योंकि उसमें वहां पे ये हो रहा है कि वो बोल रहे हैं कि आपके 3B फाइल नहीं है। तो उस केस में मैं उस डाटा को कैसे बढ़ा सकता हूँ जबकि वो 3B फाइल्ड है, क्योंकि उसने क्वार्टरली फाइल करी है, और जब FF1 फाइल करी तो वो उस केस में तो वो 3B फाइल करेगा नहीं मंथली। करेक्ट। सो आंसर ये है सर, पहले तो जो आपके टेबल 8A में फिगर आता है और जो मंथली 2A में फिगर आता है उसमें 5 रीजंस के कारण फर्क आता है। वो जीएसटी पोर्टल ने भी उसके 5 अलग अलग रीजंस दे रखे हैं। आपके सप्लायर का अगर रेट्रोस्पेक्टिव रेट से रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है तो वो एक रीजन हो सकता है कि आपकी क्रेडिट वो 2A में नहीं आ रही, या प्लेस ऑफ सप्लाई का डिफरेंस है, या कॉम्पिटिशन वाला है। आपका जो केस बोल रहे हैं जहाँ पे 3A वो कह रहे हैं फाइल नहीं करा और इस कारण से 2A में नहीं आ रही, प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि उसने 2A जो 3B फाइल करी और 30 नवंबर 22 के बाद फाइल करी। वॉट एवर बी द रीजन, अगर आप 9C फाइल कर रहे हैं तो 9C में अटैचमेंट के साथ बताइए कि आपके हिसाब से 2A का फिगर क्या रिकंसिलिएशन। आप 9C नहीं फाइल कर रहे हैं, देन इन दैट केस राइट ऑफलाइन लेटर टू योर जुरिडिक्शनल ऑफिसर एंड गिव योर ओन टेबल 8 बाय सेइंग दिस इज द करेक्ट। नहीं सर, उसमें मतलब मजे की बात यह है कि दोनों रिटर्न मैंने फाइल करी है उस एसएससी की, जिसमें ये बोल रहा है कि 3B आपने फाइल नहीं करी इसलिए आपके 2A में इनपुट नहीं आ रही। Then in that case the best way is एक ऑफलाइन लेटर लिखिए अपने जुरिडिक्शनल ऑफिसर को, बोलिए आप टेबल 8A के फिगर से अग्री नहीं करते हैं और ये 8A का फिगर आपके हिसाब से होना चाहिए, और उसके हिसाब से आप टेबल 8 रीड्राफ्ट करके उनको दे दें। ओके सर ये प्रमोद जी का क्वेश्चन था बेसिकली कि सर लेबर कॉन्ट्रैक्ट विल कवर्ड अंडर RCM और नोट। हाँ, उसका आंसर मैंने दिया कि नहीं होगा। ओनली बिल्डर के केस में अगर आप हैं तो 80-20 वाला जो आपको ध्यान रखना होता है, ये 80% सप्लाई रजिस्टर्ड। ओनली इन दैट केस अगर कोई लेबर का बिल है जो अनरजिस्टर्ड से और 80% से ज्यादा की डेफिसिट का है, उस पर रिवर्स चार्ज है, अदरवाइज नहीं है सर। ठीक, हाँ मान्या जी अनम्यूट करिए, मान्या दुधानी जी अनम्यूट करिए प्लीज। Yeah, good evening, sir. गुड इवनिंग। Acha, I just wanted to ask whether in table GSTR, in form GSTR 9, table number 10 and 11, the figures will be reported which are coming in next financial year from 3B or from 1? It should come from 3B because that's how the form is designed. So the instruction says that you may take figures from 1, but the correct approach would be that the figures in respect of 21-22 which you have punched in your 3B of next year, they should be made part of it. But then when we file GSTR 9 and then when the figures of GSTR 9 getting auto-populated in 9C, I'm getting a duplication over there. Yeah, you will have it and you have to manually remove those figures. Okay, thank you. मेरे पास कुछ मैसेज है कि हम डायरेक्टली जूम मीटिंग से हम एंटर हुए VCM के अंदर, SSC पोर्टल पर लॉगिन नहीं हो पाए। सर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है सर, आपको आना तो SSC पोर्टल से ही पड़ेगा डायरेक्टली जूम मीटिंग के अंदर, वहां पर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अब जो भी है हमारी गलती, इंस्टीट्यूट गलती, जो भी गलती है वो कुछ माने, लेकिन कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, आपको SSP से ही आना पड़ेगा टू गेट CP आवर्स, देयर इज नो अदर ऑप्शन। एक पर्सनल डायरेक्ट क्वेश्चन आया सर जी, किसी ने लिखा है प्रैक्टिस में इतना होने के बाद भी आपने इतना GST में एक्सपर्टाइज कैसे डेवलप किया, प्लीज गाइड न्यूली क्वालिफाइड। वेरी गुड। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, बट आई थिंक एनी एक्सपर्टाइज, आई थिंक बड़ा सिंपल सा आंसर इसका, आप कोई भी चीज अगर आपको लगता है कि आप अच्छे से करना चाहते हैं तो आपको वो चीज पसंद होनी चाहिए। So you have to like something first of all. So you have to first identify what do you like. I mean, in a sense, you like tax, you like audit, you like litigation, you like non-litigation, and clearly liking cannot be based on commercials. ये कहना आसान है, but मुझे ऐसा लगता है पहला जो आपका the first love has to be with the subject. If you are in love with the subject, everything else follows. If you're in love with the subject, you will read it, you will try to read it more. आपको जितना आता है आप उसमें और समझने की कोशिश करेंगे. That's how basically you expertise in any subject.
वेरी सिंपल फंड है सर। वो सर इसका एक और है ना सर, जैसे मैं VCM करता हूँ तो इलेक्शन के रिजल्ट से वो डिपेंड नहीं, इसका कोई कहानी नहीं है। ये मेरा बिल्कुल पसंद का कोर है कि लोगों को नॉलेज मिले, और जितनी नॉलेज हम डिसेमिनेट कर सकें उतनी नॉलेज डिसेमिनेट कर दें। तो सर VCM से क्या फायदा होने लग गया है कि आदमी अपने घर बैठा हुआ, वो चाय भी पी रहा है, अपना काम भी कर रहा है, सुन भी रहा है, और जहां उसको लग रहा है कि मेरा मतलब की चीज आ गई, वो अपने आप हो जाता है अलर्ट। और जहां लग रहा है काम की चीज नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन वो क्या है कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर ऑडिटोरियम के अंदर प्रोग्राम हो, वहां पहले घंटा भर जाना, फिर पार्किंग, फिर वापस आना, फिर जाने के बाद आएगा नहीं, आ गया तो वापस जाएगा नहीं। यहाँ जाने का ऑप्शन फ्री है और आने का ऑप्शन फ्री है। इवन वो कार में बैठा हुआ है, मोबाइल चालू कर दिया, प्रोग्राम चालू, सुन तो रही ना। ज्ञान लेने का कोई अंत होता ही नहीं। और रही बात, ये सर पैशन चाहिए होता है। जैसे यश ढड्डा है, मैं देववंश सिंह को जानता हूँ, हम वी आर वेरी क्लोज। जिस दिन GST आया उस दिन आपका पैशन चाहिए था कि मुझे GST सीखना। अगर वो पैशन उस दिन लग गया आपका, तो वो लगातार बढ़ता रहेगा, और तभी एक्सपर्टाइज होती है, तभी कमाई होती है, तभी काम होता है। हो क्या रहा है पता है यश ढड्डा जी, सीरियसली बहुत सारे मेंबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक चीज बहुत ऑनेस्टली मैं बिल्कुल शेयर करूंगा, हम कंपेयर करते हैं विद यश ढड्डा, विद जतिन अरजाई, विद विमल जैन, विद एनीवन एल्स, कि जितना ये कमा रहे हैं, जितना इनका नाम है, जितना इनका ज्ञान है, उतना हमारे पास क्यों नहीं है। हम भी मेंबर है, ये भी मेंबर है, दोनों में आप फर्क समझ लो। जितनी चीजें आज ये एक सांस में बोल के 2 घंटे के अंदर, क्या हम उतना 2 दिन में बोल सकते हैं क्या? और हर सवाल का जवाब इनके पास इंस्टेंट है, तो जवाब तभी आया होगा जब ये उसके अंदर डूब के जिए होंगे। हमको जीना पड़ेगा किसी भी चीज के अंदर। अगर मैं फिर वही मैं बड़ा ही नहीं कर रहा हूं, अगर हम 2 घंटे की VCM होती है तो मैं 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे लगातार दूंगा, क्योंकि मेरा पैशन है ये कि एक भी क्वेरी अनआंसर्ड नहीं रहनी चाहिए। तो यही अगर चीज आप फॉलो करोगे, 40th काउंसिल हुई, जो भी उसकी फाइंडिंग हुई, अब वो पढ़ना पड़ेगा। देखिए साहब, क्या होता है कि कभी भी ये जो बोलते हैं ना कि हम सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये फैक्ट है, हमको इसको मानना ही पड़ेगा। शॉर्टकट के अंदर जो पैसे कमाना निकला है, उसका हाल क्या हुआ है, अब तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल भी हो गए, वो चाहे नीरव मोदी हो, चाहे वो कोई सा भी हो। अल्टीमेट हश्र क्या हुआ है ये हमको पता है। अल्टीमेट तो पैसा कमा के वही निकला है जिन्होंने पेशेंस रखा है और काम ईमानदारी से किया है। मैं सही कह रहा हूँ सर? मैं एब्सोल्युटली सर, तालियां सर, तालियां, बहुत शानदार। ये आपको मानना ही पड़ेगा सर इस चीज को तो। और फिर एक और चीज, मैं अमित जी एक चीज और कहूँ, क्या है, हमको किस्मत पे कभी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि किस्मत ने, अरे सर 84 लाख योनियों के बाद बनता है मानव। हम इंसान बन के धरती पे पैदा हुए। दूसरा, हम एक अच्छे कुल में पैदा हुए। तीसरा, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। और चौथा, हम आज तक जिंदा हैं। इससे बड़ी किस्मत जीवन में और क्या चाहिए? इससे बड़ी किस्मत जीवन में और क्या चाहिए ना। हम किसी से कंपेयर ना करो ना। अगर आप कंपेयर करेंगे तो हो सकता है कि 10 लाख लोग आपसे ऊपर हैं, लेकिन फिर भी 100 करोड़ लोग आपसे पीछे हैं। बिल्कुल। तो उस कंपैरिजन में जो मिला है हम उसको भी एंजॉय नहीं कर पाते, और जो नहीं मिला है उसके दुख के अंदर जो मिला है उसको भूल जाते हैं। प्लीज बी हैप्पी, जो मिला है वो अपना है, वो शानदार है। बिल्कुल बहुत बढ़िया बात बोली आपने दिनेश सर। एक जो अपना 30 दिसंबर को जो प्रोग्राम कर रहे हैं 10 to 12 का, जिसमें अपन 9 और 9C के जो क्वेरीज है, अपन जितने पॉइंट्स है, ओनली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस रहेगा उसमें, तो वो हम लेंगे। बहुत अच्छा सेशन रहेगा, तो आई रिक्वेस्ट मेंबर्स टू जॉइन दैट सेशन। और उसके बारे में बाकी वी हैव द 4 स्पीकर्स ऑन दैट डे। राजेंद्र अरोड़ा जी है फ्रॉम दिल्ली, यशस्वी शर्मा जी जयपुर से, रंजन मेहता जी है जयपुर से, तरुण मोदी जी है जयपुर से। So it will be a blast session and I request everyone to join that session also. If you have any queries in 9 and 9. ये अपने आप में यूनिक होगा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्वेरी एंड सॉल्यूशन है, यहाँ कोई भाषण है ही नहीं बिल्कुल भी। There is no lecture at all. सर एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं, राहुल जी का क्वेश्चन है ये। One of my client having 2 GST numbers for a cement business and for a petrol pump. पेट्रोल पंप सर, आपके पीछे से आवाज आ रही है अमित जी, सॉरी सर। नेक्स्ट, पेट्रोल पंप GST was suspended on March 2022 due to non-filing of returns and other number is still active. Taxable turnover of petrol pump is just 2-3 lakh per year.
during 21-20 and 21-22, in which the tax amount is just 40,000-50,000. Now kindly suggest how to deal with this situation to restore GST number, as filing pending return will lead to huge late fees. Also suggest, can we apply new number? Two things. Late fee, अगर आप return file करेंगे तो late fees तो लगेगी. You can't avoid that. Maybe if you want to wait further, you may do that. Discussion चल रहा है that government may come out with some sort of a scheme to waive this late fees, but obviously that would not be advisable. Another way is आप tax जरूर pay कर सकते हैं. Portal will allow you to pay the tax even if a number is suspended. So if you want to pay this tax to avoid any interest, then in that case, just go on the portal, pay the amount of tax. Do not file any returns. Maybe wait for that, because late fees any which way, if it is going to be leviable, it will be leviable. But you will have a good case to present to the department to say कि आप tax compliance करने को इच्छुक थे. अगर आप नंबर रिस्टोर करना चाहते हैं, ऑब्वियसली तरीका यही है कि आप पुरानी रिटर्न्स फाइल करें एंड देन फाइल एन एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन, व्हिच नाउ पोर्टल विल अलाउ यू टू डू दैट इवन इफ इट इज रिलेटेड टू अ पीरियड मोर देन 180 डेज. थैंक यू वेरी मच सर. और सर आपने बिल्कुल सही बोला, ये हम हर जगह फॉलो करते हैं कि एक बार अगर टैक्स पे हो गया तो एटलीस्ट हम किसी बैड इंटेंशन को फॉलो नहीं कर रहे. वो चीज तो वही बहुत ज्यादा क्लियर हो गई. हाँ भाई जी, रमेश जी सर उसी क्वेश्चन को मैं एक्सटेंड करता हूँ. एक मिनट रमेश जी, एक सेकंड. मेरा सबसे रिक्वेस्ट यही है, चैट बॉक्स ऑन है. यश जी ने अपना पूरा समय और पूरा ज्ञान हमको दिया है, तो हमारे पास देने के लिए मोमेंट है, थैंक्स तो है. और कम से कम धन्यवाद एक ऐसा विवाद है जिसमें कोई विवाद नहीं होता है, तो खुले दिल से कम थैंक्स तो आप लिख दीजिए चैट बॉक्स के अंदर. हाँ रमेश जी. सर दोनों बिजनेस की बैलेंस शीट एक बनती है, तो 9C में जब फाइनेंशियल के हिसाब से टर्नओवर लिखते हैं तो वो दोनों का कंबाइंड ही लिखना है या अलग अलग लिखना है? अलग अलग लिखना है सर. अगर दो नंबर अलग अलग है तो अलग अलग लिखना है सर. तो पर उसके लिए जो बैलेंस शीट अपलोड करेंगे वो तो एक ही है. आप चाहे तो टर्नओवर रिकंसिलिएशन साथ में अपलोड कर सकते हैं. ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर. वापस दोबारा सबको याद दिला दूं, इस सेशन के बाद आपको फैकल्टी का फीडबैक देना है और कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन है उनके आंसर्स भी आपको रिप्लाई करने हैं. उसमें फेल पास की टेंशन नहीं है, सीपी आपको मिल जाएगी, इसका ध्यान रखें आप. बहुत बहुत धन्यवाद यश जी. जैसा आपका यश है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का यश बढ़ता रहे. कुल मिला के हमारी जो फर्टिलिटी है न कभी कम थी, न कभी कम है और न कभी कम होने वाली है. डोंट वरी, इक्का दुक्का प्रॉब्लम सब जगह मिलेगी. न नेता अच्छे हैं, न डॉक्टर अच्छे हैं, न अभिनेता अच्छे हैं, तो इक्का दुक्का सब जगह खराब मिलेगी. लेकिन बाकी हम पार्टनर नेशन बिल्डिंग थे और रहेंगे. बिना हमारे किसी भी देश की इकोनॉमिक्स चलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. सो बी हैप्पी कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अमित जी से एक बार वो आए और वोट ऑफ थैंक्स दे. अमित जी. वोट ऑफ थैंक्स देते हैं तो आप अच्छे लगते हैं. थैंक यू सो मच. यस सर. Special thanks to Dinesh sir for organizing such a wonderful webinar. Thank you to all the other two branches and thank you members for joining us today. Once again I remind you that we are organizing a 9C webinar on 30th from 10 to 11 AM and 10 to 12. हाँ 10 to 12. यस, मॉर्निंग आवर्स में ये वेबिनार रखी इसलिए है कि लास्ट मोमेंट में कोई प्रॉब्लम हो रही हो आप उसको सेव रखें और हमसे जो स्पीकर सारे उनसे पूछे एंड फाइल इट. एंड वंस अगेन आई एम वेरी मच सॉरी कि फॉर दोस मेंबर्स जिनको लॉगिन करने में थोड़ी दिक्कतें आई. इट्स अ इशू फ्रॉम टेक्निकल इशू फ्रॉम द इंस्टीट्यूट साइड. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट एंड थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस टुडे. जय हिंद, जय ICI. जय हिंद, जय भारत. और सबको मैंने अनम्यूट कर दिया है. जिसकी जो इच्छा हो वो जय हिंद, जय ICI, जय भारत, जय राम जी की, जय बजरंगबली, जो बोलना चाहे जय जिनेंद्र वो बोल सकता है. बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. थैंक यू थैंक यू सर. मुझे लगता है फैकल्टी को फीडबैक की आवश्यकता नहीं है.